हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, आज सैलरी को रिवीजन उसकी कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी पार्ट 1 के अंदर, मैंने वो पार्ट 1 के नाम से बना दिया है। पार्ट 2 आप इसको अब देख सकते हो आगे कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों, पिछली क्लास में जो यूट्यूब में हम लोग ले रहे थे लाइव क्लास, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, तो हम लोगों ने नोटिफाइड अलाउंसेस, जो लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, नोटिफाइड अलाउंसेस था वो वाला टॉपिक। मैं ये टॉपिक शुरुआत से करवा देता हूँ। तो नोटिफाइड अलाउंसेस दोस्तों, नोटिफाइड अलाउंसेस के अंदर हमें पता है कि 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। बच्चों आपको पता है कैटेगरी 1 सेक्शन 10 क्लॉज 14 के अंदर आता है नोटिफाइड अलाउंसेस, है ना, इसमें एग्जेम्पशन मिलती है। कैटेगरी 1 में वो अलाउंसेस आते हैं जिसको हम लोग एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकम के साथ कंपेयर करते हैं, विचएवर इज लेस वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। और इसके अंदर हम सिंपली करते क्या है, जितना अलाउंस मिला और जितना पैसा खर्च हुआ उन दोनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा सिंपली। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कैटेगरी 1 में हुड्डा सिटी अलाउंसेस, याद है सबको। एच से हेल्पर, यू से यूनिफॉर्म, डी से डेली, ए से एकेडमिक, सी से कन्वेंस, टी से ट्रेवलिंग। ये 6 तरह के अलाउंसेस हैं जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। हुड्डा सिटी अलाउंसेस, ट्रेवलिंग, बाहर जाने के लिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम करते हो आप कंपनी से कि भाई आउटसाइड इंडिया अगर आपको वो भेजती है कंपनी, तो उसके लिए मुझे पैसा दो, ट्रैवलिंग अलाउंस। डेली ऑब्वियसली जाते हो बाहर तो जाने आने का, रहने का खर्चा होता है जाने आने के अलावा, तो डेली अलाउंस उसको कहते हैं। फिर इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस, अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस के काम के लिए आप इधर उधर जाते हो तो कन्वेंस उसके लिए चाहिए होता है, कंपनी उसके लिए पैसा देती है हर महीने, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंस अलाउंस। अकेडमिक, मैंने आपको बताया था एजुकेशन के लिए, अगर आपका कोई एजुकेशनल एक्सपेंडिचर है कंपनी उसके लिए भी पैसा देती है, ठीक है, और या फिर रिसर्च करने के लिए, रिसर्च के खर्चों के लिए देती है। यूनिफॉर्म अलाउंस, बच्चों यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज में यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंसेस दिए जाते हैं वो है यूनिफॉर्म अलाउंस, जो कि एक फिक्स पेमेंट होती है और इस अमाउंट में जितना पैसा खर्च होगा वो खर्चे की डिडक्शन मिल जाएगी, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। हेल्पर अलाउंस फॉर मीटिंग द हेल्पर रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर ऑफिशियल पर्पस, अगर आपने ऑफिस में हेल्पर रखा हुआ है तो जो भी ऑफिशियल उसके खर्चे होंगे हेल्पर के, वो खर्चों की डिडक्शन मिल जाएगी, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? तो ये हमारे कैटेगरी 1 अलाउंसेस हैं। इसके अलावा कैटेगरी 2 अलाउंसेस, जहां पर आपको एग्जेम्पशन लिमिट होती है, आपकी एग्जेम्पशन लिमिट होती है, तो एग्जेम्पशन लिमिट तक की मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट ही एग्जेम्पशन मिलेगी, इससे ज्यादा आपको एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं। कैटेगरी 2 अलाउंसेस में खर्चे नहीं देखे जाते बच्चों, यहां पे सिर्फ एग्जेम्पशन लिमिट होती है। जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक की एग्जेम्पशन मिलती है। कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, इसलिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 2 बच्चों की एग्जेम्पशन मैक्सिमम मिलेगी, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, याद रखना बच्चों, आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा, सर बच्चा अगर क्या कहते हैं, एक बच्चा 80 रुपए पर मंथ ले रहा है कंपनी से, मतलब उसके फादर उस बच्चे के लिए 80 रुपए ले रहे हैं और किसी बच्चे से 120 ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, उनको कंसोलिडेट करेंगे तो 120 में से 100 रुपए माइनस करके 20 रुपए टैक्सेबल कर देंगे और जो 80 रुपए है वो पूरा का पूरा 80 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? उस 80 में से जो 80 में से जो 20 रुपए बच रहे हैं वो एग्जेम्पशन आप दूसरे बच्चे में से नहीं ले सकते हो, याद रखना, ठीक है, इस बात का भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, अगर आपका बच्चा हॉस्टल एक्सपेंडिचर, आपके बच्चे की एजुकेशन पे हॉस्टल एक्सपेंडिचर भी खर्चा होता है, तो ऐसे केस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम बच्चे 2 ही अच्छे, पता है ना आप लोगों को, तो 2 ही बच्चों की आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलेगी। फिर आता है बच्चों ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में ऑब्वियसली रेजिडेंस से ऑफिस, ऑफिस से रेजिडेंस, आप अगर जाते आते हो तो उसके लिए आपको कंपनी की तरफ से पैसे मिलते हैं हर महीने के महीने। बच्चों ये पैसा फुली टैक्सेबल होता है, इस पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती, सिर्फ हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड लोगों को ये एग्जेम्पशन मिलती है, और वो भी कितनी मिलती है? 3200 रुपए महीना, 3200 पर मंथ, ठीक है। बच्चा नहीं है इसके अंदर, ऑब्वियसली हम एक उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो पर्सन ऑफिस में ट्रांसपोर्ट, ऑफिस में जाना आना का काम करता है, जाता है आता है, और वो पर्सन जो जाएगा आएगा उस पर खर्चा होगा, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होगा उस पर गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप डिसेबल्ड को 3200 रुपए महीने की एग्जेम्पशन है, ठीक है। अंडरग्राउंड अलाउंस, भाई अगर कोई इंप्लॉई है जिसकी पोस्टिंग अंडरग्राउंड हो जाती है, ठीक है, जैसे कि कोल माइंस में हो जाती है, तो ऐसे केस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 800 रुपए महीना, ठीक है। ट्राइबल एरिया अलाउंस, अगर किसी इंप्लॉय की पोस्टिंग ट्राइबल एरिया में हो जाती है तो उसको 200 रुपए पर मंथ की क्या मिल सकती है? एग्जेम्पशन मिल सकती है, ठीक है। ट्राइबल एरिया में एग्जेम्प्ट अप टू 200 पर मंथ। क्या मेरी बात समझ में आई? सो ये 5 तरह के अलाउंसेस के अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं, जैसे कि
बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, जैसे कि हिली एरिया अलाउंस, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, तो बहुत सारे अलाउंसेस हैं। और वो अलाउंसेस में कहीं ना कहीं हर पर्टिकुलर केस में आपको अलग अलग तरह की एग्जेम्पशन मिलती है। किसी में 800 है, किसी में 500 है, किसी में 300 है, तो बड़ी कई तरह की एग्जेम्पशन है। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? तो याद रखेंगे अभी के अभी चिल्ड्रन एजुकेशन में 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, बच्चे 2 ही अच्छे। हॉस्टल एक्सपेंडिचर में 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, बच्चे 2 ही अच्छे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में हैंडीकैप डिसेबल्ड को 3200 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन मिलेगी, और अंडरग्राउंड में 800 रुपए पर मंथ, और ट्राइबल एरिया में 200 रुपए पर मंथ। ये मेजर है। इसके अलावा बुक के अंदर मैंने आपको सारा कंटेंट दे रखा है, आपको अलाउंसेस की और भी एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाएंगी। हालांकि 5 ये जरूर पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट इज कैटेगरी 3, इसको फिक्स पर्सनल अलाउंस बोलते हैं। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉइज को मिलता है, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स को या फिर बस ड्राइवर्स को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉइज को मिलता है। इसको फिक्स या पर्सनल बोलते हैं। तो गवर्नमेंट कहता है कि हम आपको एग्जेम्पशन देंगे। इसमें एग्जेम्पशन कितनी है, मैंने एग्जेम्पशन शायद पहले ही बता दी होगी। 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। मैक्सिमम एग्जेम्पशन 70% ऑफ अलाउंस रिसीव और 10,000 रुपए महीना विच एवर इज लेस, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो एग्जेम्पशन है जो हम लोगों ने पढ़नी है। कैटेगरी 3 याद रहे, कैटेगरी 3 भी एक अलाउंस है। ठीक है, अब इसके अंदर 3 तरह के अलाउंसेस हो गए। नोट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो कुछ अलाउंसेस नहीं, कुछ इंप्लॉइज ऐसे हैं जिनको कोई भी तरह का अलाउंस दो फुली एग्जेम्प्ट है, उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहला, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई भी अलाउंस दे दो, फुली एग्जेम्प्ट है। इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु हैव बीन पोस्टेड अब्रॉड, जो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनको अब्रॉड पोस्ट किया है, तो उनको भी गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अलाउंसेस आपको फुली एग्जेम्प्ट रहेंगे। जैसे कि एम्प्लॉइज वर्किंग इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी आउटसाइड इंडिया, यूएस में उनको पोस्ट कर दिया, इंडियन एम्बेसडर था, यूएस में पोस्ट कर दिया, तो भाई साहब इंडियन गवर्नमेंट पैसा देती है ना, तो वो अलाउंसेस जो होंगी, जो भी इंडियन गवर्नमेंट दे रही होगी, उसको फुली एग्जेम्प्ट रहेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैंक्चुरी अलाउंस, सैंक्चुरी अलाउंसेस कि भाई सैंक्चुरी अलाउंसेस पर्सनल आइटम्स के लिए, अगर कोई डेली नेसेसिटीज के लिए, अगर मेंबर्स को, रिटायर्ड मेंबर्स को, चेयरमैन को, ये रिटायर्ड चेयरमैन को ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको पैसा दिया जाता है, सैंक्चुरी अलाउंस दिया जाता है, इसको सैंक्चुरी अलाउंस बोलते हैं। फूड आइटम्स के लिए, पर्सनल आइटम्स के लिए, डेली बेसिस पर जो ये लोग मेंबर्स, रिटायर्ड मेंबर, चेयरमैन, रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी वालों को पता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो सैंक्चुरी अलाउंस इनको मिलता है, वो फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। एम्प्लॉइज वर्किंग इन यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, एम्बेसीज, ठीक है, जितनी भी एम्बेसीज हैं, ये सब यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और यूएन ऑर्गेनाइजेशंस को जो भी इंप्लॉइज को कुछ अलाउंसेस मिलते होंगे, वो फुली एग्जेम्प्ट रहेंगे। याद रखने 4, ये 4 तरह के इंप्लॉइज याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है ये पर्टिकुलरली इन 4 इंप्लॉइज में से किसी एक इंप्लॉय पे आ जाए। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन गवर्नमेंट इंप्लॉय हु हैज बीन पोस्टेड अब्रॉड, employees working in UN, sumptuary allowance to member, retired member, chairman, retired chairman of UPSC. Is that clear to everyone? अच्छा, याद रहे इन 3 कैटेगरी अलाउंसेस के अलावा अगर कोई भी अलाउंस हो तो वो फुली टैक्सेबल रहेगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। फॉरेन अलाउंस मिला है, सिटी कॉम्पेंसेटरी मिला है, लंच अलाउंस मिला है, मेडिकल अलाउंस मिला है, सर्वेंट अलाउंस मिला है, ये सारे के सारे अलाउंसेस फुली टैक्सेबल रहेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हम लोग बाद में करेंगे। आगे आ जाते हैं बच्चों रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर। हाँ जी बच्चों, तो अब चलते हैं नए टॉपिक पे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो ग्रेचुटी सेक्शन 10 क्लॉज 10 में आता है बच्चों, यस और नो। और इसके अंदर एक बात बोली जाती है, ग्रेचुटी एक लमसम अमाउंट है गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई जनरली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो जनरली रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाता है। It is given to those employees who has worked at least 5 years, तो एटलीस्ट 5 साल काम किया हो इन द सेम कंपनी, तब आपको ग्रेचुटी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या बातें याद रखनी है? ग्रेचुटी एक्ट 1972 अप्लाइज टू एवरी फैक्ट्री, हर फैक्ट्री पे अप्लाई होता है, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, सब पर अप्लाई होता है। इट ऑल्सो अप्लाइज टू एवरी शॉप एंड एवरी एस्टैब्लिशमेंट वेयर एटलीस्ट 10 और मोर वर्कर्स हैज बीन एम्प्लॉयड ऑन एनी डे इन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 महीनों में, पिछले 12 महीनों में अगर किसी भी एक दिन 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स ने काम किया है ना, तो ऐसे केस में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। और एक बार ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। वंस द एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल, जिंदगी भर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद चाहे लेटर ऑन वर्कर्स 10 से कम ही क्यों ना हो। सो वंस द एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल इट विल रिमेन एप्लीकेबल फॉर एवर इवन इफ द वर्कर्स आर लेस देन 10 इन द फ्यूचर। क्या मेरी बात समझे? तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद ग्रेचुटी सेक्शन 10 क्लॉज 10 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 तरह के केसेस हो सकते हैं।
ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब अगर ग्रेचुटी मिले, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब, मैंने बताया नॉर्मली तो रिटायरमेंट पे ही मिलती है, बट ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब मिले तो फुली टैक्सेबल। अगर आफ्टर रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन मिलती है, अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हो या रेजिग्नेशन हो जाती है तो आपको ग्रेचुटी मिलती है। तो ऐसे केस में इसके दो केस होते हैं, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई तब कहलाए जाओगे जब तीन तरह की कैटेगरी में आओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई और लोकल अथॉरिटी। याद रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इन्हीं को गवर्नमेंट एम्प्लॉई बोलते हैं। तो अगर इनको ग्रेचुटी मिलती है तो फुली एग्जेम्प्ट है। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलती है, ठीक है, तो इसमें दो केस होंगे, या तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो रहा होगा या पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा होगा। अगर आपके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो रहा है तो आपके ऊपर कवर होगा नोट नंबर 1, और अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा तो पढ़ेंगे नोट नंबर 2। अब ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो रहा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का केस है। ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई कब होता है वो आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 साल काम करना जरूरी है। इंप्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वो फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट है, या फिर वो केस लगेगा कि 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स ने काम किया है पिछले 12 महीनों में किसी एक भी दिन, तो अगर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो ऐसे केस में आपको एग्जेम्पशन कैसे निकालनी है। सो मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट। पहली, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव। सेकंड, मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। लास्ट लिमिट 20 लाख जो कि लाइफ टाइम एग्जेम्पशन लिमिट है बेटा। 3 लिमिट्स होंगी, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, सेकंड मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26, एक महीने की सैलरी को 26 से डिवाइड करेंगे, फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 दिनों की सैलरी निकालेंगे। एक साल में 15 दिन की सैलरी, तो जितने साल काम किया, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर मल्टीप्लाई बाय 15 दिन की सैलरी, समझ गए। और लास्ट लिमिट 20 लाख रुपए। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब सैलरी इसमें क्या होगी, क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट लग रहा है तो सैलरी की डेफिनेशन वो बेबी सैलरी नहीं है। कौन सी सैलरी है, ग्रेचुटी एक्ट वाली सैलरी है, जिसके अंदर आएगा बेसिक पे और डीए ऑल टाइप्स। याद रहे, अगर बेबी सैलरी लगता होता तो वो इनकम टैक्स एक्ट होता, ये ग्रेचुटी एक्ट है, इसलिए बेसिक पे और डीए ऑल टाइप्स, ठीक है। इसके अंदर बेसिक पे और डीए ऑल टाइप्स लगेगा। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स के लिए याद रखना है, व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, 6 मंथ्स और डेज, इन कोई भी मंथ्स और डेज हो इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, मंथ्स और डेज इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स शेल बी कंसिडर्ड एज 1 कंप्लीट ईयर। बच्चे ने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, मैं यहां पे ठीक कर देता हूं, आप लोग भी ठीक कर लेना नोट्स के अंदर प्लीज। यहां पे 6 मंथ्स नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ मंथ्स आएगा। वाइल कंप्यूटिंग नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मंथ्स और डेज इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने से ऊपर एक भी महीना या एक भी दिन हुआ तो वो पूरा कंप्लीट ईयर मान लिया जाएगा। और अगर 6 महीने या उससे लेस देन 6 मंथ्स हुआ तो दैट शुड बी कंप्लीटली इग्नोर्ड, तो उसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। क्या मेरी बात समझे, मतलब ये देखो एग्जांपल दिया है, 20 साल 6 महीने 7 दिन का सर्विस है, तो हम लोग 6 महीने 7 दिन को 1 साल मान लेंगे, यानी 21 साल की सर्विस मानेंगे। बट अगर आपने 20 साल या 6 महीने काम किया, 20 साल और 6 महीने, तो 6 महीने को इग्नोर कर देंगे। क्या मेरी बात समझे। अब बात करते हैं नोट नंबर 2 की, कि भाई अगर नोट नंबर 2 लग जाता है तो आपको ग्रेचुटी पे एग्जेम्पशन कैसे निकालनी है। मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट। पहली एक्चुअल, सेकंड एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और लास्ट लिमिट 20 लाख। एवरेज सैलरी को कैसे फाइंड आउट करना है बच्चों, एवरेज सैलरी का मतलब होता है एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। पिछले 10 महीनों की हमें एवरेज करनी है, उस महीने को छोड़ के जिस महीने में आप रिटायर हो रहे हो उससे पहले के 10 महीनों का हमें एवरेज करना होता है। और उसको हम लोग एवरेज कैसे करेंगे, जो भी महीने की सैलरी होगी पिछले 10 महीने की, उसको 10 महीने को टोटल करके डिवाइड बाय 10 एवरेज आ जाएगा। और ये तभी करना चाहिए जब सैलरी में कोई चेंज हो ड्यूरिंग दैट 10 मंथ्स। अगर कोई चेंज नहीं है तो ऑब्वियसली एक ही अमाउंट को 10 बार ऐड करके डिवाइड बाय 10 करके सेम ही अमाउंट आएगा ना, तो इसलिए नहीं करने की जरूरत तब। अच्छा, एवरेज सैलरी, यहां पे इनकम टैक्स एक्ट है बच्चों, तो यहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय, देखो अल्टीमेटली मतलब सेम ही निकाल के आ रहा है। वहां पर भी यही कह रहा था कि वहां पे भी यही कह रहा था कि 15 दिनों की सैलरी निकालनी है, यहां पे भी कह रहे हैं 15 दिन की सैलरी निकालनी है। बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिवाइड कर रहे हैं 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 से, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट कहता है वो जो सैलरी दी जाती है वो 1 दिन की सैलरी है और वो पूरे 30 दिन की सैलरी है, बेसिकली मंथ की जो सैलरी है पूरे 30 दिन की है, तो डिवाइड बाय 30 कह रहा है। जबकि ग्रेचुटी एक्ट कह रहा है नहीं जी, वो 15/26 होगा, क्योंकि वो 26 दिन की सैलरी है, संडेज तो ऑफ होते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन अलग है, इनकी कैलकुलेशन अलग है। और देखो दोनों में फर्क इसलिए भी है क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट जो है वो लेबर लॉ के हिसाब से बनाया गया, ठीक है, उनका पर्पस है कि लेबर को ज्यादा से ज्यादा ग्रेचुटी दिलवाना, जबकि इनकम टैक्स लॉ इसलिए बनाया गया हम कम से कम एग्जेम्पशन दें और ताकि टैक्स ज्यादा से ज्यादा ले सके। सो एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 15
है ना, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंपनी। तो एवरेज सैलरी क्या है वो तो समझ में आया। अच्छा, सैलरी की क्या डेफिनेशन होगी? वही होगी जो हम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ी थी। क्या? बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन सा? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बेबी सैलरी, इनकम टैक्स एक्ट में एक ही फॉर्मूला रहेगा, बेबी सैलरी, बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन सा? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। अच्छा, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स की बात करें तो वाइल कंप्यूटिंग नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, मंथ्स और डेज को इग्नोर करना है। क्या करना है? मंथ्स और डेज को इग्नोर करना है। जबकि अगर हम ग्रेचुटी एक्ट की बात करें तो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर मंथ्स और डेज इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स होगा तो हम उसको पूरा कंप्लीट ईयर मान लेंगे, और मंथ्स और डेज 6 मंथ से कम कुछ भी हुआ, मतलब 5 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, 6 मंथ्स है इनफैक्ट, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। जबकि इसके अंदर मंथ्स और डेज को ही इग्नोर करना है, चाहे 11 महीने 10 दिन क्यों ना हो, ठीक है। तो यहां पर क्लियरली कहा जाता है कि मंथ्स और डेज को कंप्लीटली इग्नोर करना है। सो व्हाइल कंप्यूटिंग नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मंथ्स और डेज टू बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। फॉर एग्जाम्पल 20 साल 11 महीने 13 दिन की सर्विस है, तो 11 महीने 13 दिन को हम इग्नोर करेंगे और सर्विस कितने साल की मानी जाएगी? 20 साल की मानी जाएगी। क्या ये बात क्लियर होती है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो याद रहे ये ग्रेचुटी के अंदर दो तरह की ट्रीटमेंट होती है, एक अगर ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो जाए और एक ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं हो। तो आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप नॉट कवर्ड मानो। क्या मानो? नॉट कवर्ड। क्वेश्चन तो मैं आपको बाद में कराऊंगा, नॉट कवर्ड। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ग्रेचुटी एक्ट देन वी विल अज्यूम इट एज ग्रेचुटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो मतलब इनकम टैक्स एक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, याद रहे कि अगर आप सीजनल फैक्ट्री से रिटायर होते हो, कहां से? सीजनल फैक्ट्री से, तो जो सेकंड लिमिट रहेगी वो मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 नहीं रहेगी, इंटू 7 हो जाएगी। सो मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 7 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। महीने की सैलरी डिवाइड बाय 26 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नोट नंबर 5, थर्ड लिमिट 20 लाख रुपए की लिमिट है, जो कि जिंदगी भर की एग्जेम्पशन लिमिट है। ये लिमिट कम होती जाएगी जैसे जैसे आपको ग्रेचुटी मिलती जाएगी, वैसे वैसे ये एग्जेम्पशन हम लोग कम करते जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 लाख रुपए की एग्जेम्पशन पहले ले चुका हूं तो वो 7 लाख रुपए की एग्जेम्पशन इसमें से माइनस हो जाएगी, और अगली बार जब ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन निकाल रहे होंगे तो 20 लाख में की जगह पर थर्ड लिमिट जो होगी वो 13 लाख रुपए आएगी। क्या मेरी बात समझे? ये वाली बात समझ में आई? नोट नंबर 6 पे चलते हैं। नोट नंबर 6 क्या कहता है? कहता है इफ एन एम्प्लॉई हैज वर्कड विद प्रीवियस एम्प्लॉयर बट ही हैज नॉट रिसीव ग्रेचुटी, आज तक उसको ग्रेचुटी मिली नहीं है बट वो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर चुका है, तो जितना भी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस उसको हो चुका है ना, है ना, तो वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हम ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन निकालते वक्त मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर सेकंड लिमिट पे, है ना। सो व्हेनेवर ही रिसीव्स ग्रेचुटी फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयमेंट, व्हेनेवर ही रिटायर्स रिसीव्स ग्रेचुटी फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयमेंट, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस विल बी एडेड इन द करंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, करंट एम्प्लॉयमेंट में हम कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऐड कर देंगे, और वाइल कैलकुलेटिंग ग्रेचुटी एग्जेम्पशन, थोड़ी सी बच्चे ने गलती कर दी है, ग्रेचुटी एग्जेम्पशन। ठीक है, ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन निकालते वक्त हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड में आपने काम किया 10 साल बट आपको कोई ग्रेचुटी नहीं मिली, नो ग्रेचुटी रिसीव। वाई लिमिटेड में आपने काम किया, वहां पर भी आपको कोई ग्रेचुटी नहीं मिली, 15 साल काम किया। जेड लिमिटेड में आपने 15 लाख रुपए की ग्रेचुटी रिसीव करी, आपने 3 आपकी एग्जेम्पशन लिमिट्स डाली गई। जब आपने 3 एग्जेम्पशन लिमिट्स डाली तो आपने चेक किया कि आपके ईयर ऑफ सर्विस 15 साल आपने इस साल काम किया बट 10 साल पहले वाले और 15 साल दूसरे वाले, यानी टोटल 40 साल आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में जाएगा। जितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा ऑब्वियसली ये अमाउंट बहुत बड़ा आएगा, और जितना बड़ा अमाउंट होगा ऑब्वियसली एग्जेम्पशन उतनी ज्यादा मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने आपको ये मदद दी है कि अगर आपने आज तक ग्रेचुटी रिसीव नहीं की है और आप करंट एम्प्लॉयमेंट से ग्रेचुटी रिसीव करते हो, तो जब भी आप एग्जेम्पशन कैलकुलेट करोगे करंट एम्प्लॉयमेंट से, तो वो जो सेकेंड लिमिट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स हैं, पिछले नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स उसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो इफ एन एम्प्लॉय हैज रिसीव ग्रेचुटी साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 एम्प्लॉयर्स इन द सेम प्रीवियस ईयर, देन ऑल द लिमिट्स विल बी एडेड एक्सेप्ट द थर्ड लिमिट। तो ऑब्वियसली अगर मैं 2 एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी एक साल में रिसीव करता हूं तो सारी लिमिट्स को मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि एग्जेम्पशन तो एक ही निकलेगी, है ना। सो पहली लिमिट को मर्ज कर दिया जाएगा, दूसरी लिमिट को मर्ज कर दिया जाएगा, बट जो तीसरी लिमिट है वो 20 और 20 40 नहीं हो जाएगी, वो 20 लाख ही रहेगी। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? क्या मेरी बात समझे एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा ग्रेचुटी एग्जेम्पशन।
ठीक है, क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे ही। आगे आ जाओ, पेंशन की बात करते हैं बच्चों। पेंशन सेक्शन 10 क्लॉज 10AA के अंदर आता है। अब पेंशन की बात 10A के अंदर आता है, सॉरी 10AA तो लीव सैलरी है, 10A पेंशन के अंदर दो तरह की पेंशन होती है, कम्यूटेड और एक अनकम्यूटेड। कम्यूटेड मतलब लमसम, अनकम्यूटेड मतलब मंथली, क्वार्टरली, इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। बेसिकली जो कम्यूटेड पेंशन होती है वो दो तरह की होती है, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही होगी या फिर एनी अदर एम्प्लॉय को मिल रही होगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही होगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी इसके अंदर आते हैं। ये स्टैट्यूटरी लिखा है बच्चे ने, ये चार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। चारों स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कौन होते हैं भाई? जो अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रजिस्टर्ड हुए हों ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि जो आपका इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हुए थे, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में माने जाएंगे पेंशन के लिए, कम्यूटेड पेंशन के लिए, क्योंकि कम्यूटेड पेंशन उनको फुली एग्जेम्प्ट होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली एग्जेम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात करें तो दो केस होंगे, या तो आपको ग्रेचुटी साथ में मिल रही है या आपको ग्रेचुटी साथ में नहीं मिल रही, क्योंकि ग्रेचुटी ऑलरेडी एक लमसम अमाउंट है, तो आपको ऑलरेडी एक लमसम अमाउंट मिल रहा है और वहां पर भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे होगे, तो इसलिए एग्जेम्पशन पेंशन में कम हो जाएगी। अगर आपको ऑलरेडी ग्रेचुटी मिल रही है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 1/3 ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन। बच्चे ने थोड़ा सा फिर से बच्चों इसको ठीक करना, कम्यूटेबल पेंशन, नॉट कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेबल पेंशन। कम्यूटेबल पेंशन, और यहां पर भी टोटल कम्यूटेड पेंशन नहीं है बेटा, यहां पे आएगा कम्यूटेबल पेंशन। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। कम्यूटेड का मतलब होता है जो पेंशन आपने कम्यूट करा ली, लमसम ले ली। हाँ, कम्यूटेबल का मतलब होता है टोटल। इस पेंशन को टोटल को कम्यूटेबल बोलते हैं। जो टोटल है ना, ये जो पेंशन ऊपर लिखी है ये टोटल है, जिसमें कम्यूटेड भी है और कुछ अनकम्यूटेड भी है। मतलब आप अपने इंप्लॉयर से रिक्वेस्ट करते हो मुझे कुछ पैसा लमसम दे दो और कुछ पैसा किश्तों में दे दो, तो जो पैसा लमसम दे दिया जा रहा है वो कम्यूटेड है, जो लमसम नहीं दिया जा रहा है वो अनकम्यूटेड है। तो व्हाट इज कम्यूटेबल? कम्यूटेबल है जिसको हम कम्यूट करा सकते हैं, और वो है टोटल। हम करवाने को तो सारा कम्यूट करवा सकते थे, दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटेबल। क्या मेरी बात समझे? सो कम्यूटेड अनकम्यूटेड में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। कम्यूटेड इज लमसम, अनकम्यूटेड इज इंस्टॉलमेंट्स। कम्यूटेड में दो केस होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो केस होंगे, या तो आपको ग्रेचुटी मिल रही होगी या आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रही होगी। अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो हाफ ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। कम्यूटेबल नॉट कम्यूटेड, ठीक है। टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज टोटल पेंशन डिसाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू बी गिवन टू द एम्प्लॉय। कम्यूटेड प्लस अनकम्यूटेड को हम कम्यूटेबल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, नॉन अनकम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं तो अनकम्यूटेड पेंशन मतलब मंथली जो मिलता है, मंथली इज फुली टैक्सेबल। मंथली वाला जो पेंशन होता है वो फुली टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फुली टैक्सेबल रहेगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्या मेरी बात समझे? एक तो ये हो गया, तो पेंशन की बात समझ में आई। ये तो क्वेश्चन करोगे तब ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। देखो, हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर एक हिंट दिया जाएगा पेंशन से रिलेटेड कि इतना परसेंट कम्यूट करवा लिया, तो आप टोटल कम्यूटेबल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई? अगर मैं कह रहा हूं 60% कम्यूट करवा लिया, तो भाई अगर 100 रुपए है, 100 रुपए का 60% कम्यूट करवा लिया, तो क्या आप टोटल नहीं निकाल सकते? 100 रुपए 100%, वो कैसे निकालोगे भाई? आपको पता चला 60% कम्यूट करवा लिया और वो कितना अमाउंट है कम्यूटेड, तो 60% ऑफ x इज इक्वल टू अमाउंट जो आपको दिया हुआ है, कम्यूटेड कितना है, तो x निकाल सकते हो आप, है ना, टोटल। तो इस तरीके से टोटल कम्यूटेबल पेंशन निकालना, और उसी का 1/3 या हाफ आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। किसमें से? कम्यूटेड में से। कम्यूटेड वो अमाउंट है जो कम्यूट आपने करवा लिया, कम्यूटेबल वो अमाउंट है जो कम्यूट हो सकता है। क्या मेरी बात समझे? आगे आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में, पेंशन सेक्शन 10(10)(a). आगे आ जाओ, 10(10)(a) के बाद हम लोग पढ़ेंगे लीव सैलरी 10(10)(a). तो 10(10)(a) हमारा हो गया लीव सैलरी, जिसके अंदर बोला जाता है इट इज अ लमसम अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अगेंस्ट द अनअवेल्ड लीव्स। तो जो आपने छुट्टियां नहीं ली हैं उसके बदले में आपको लीव सैलरी मिलती है, अनअवेल्ड लीव्स। क्या मेरी बात समझे? जो छुट्टियां आपने नहीं ली उसके बदले में आपको ये लीव सैलरी मिलती है, ठीक है। मान लो कंपनी ने आपको पेड लीव्स दी हैं, और पेड लीव्स जो हैं वो आपकी क्यूमुलेट हो चुकी हैं, आप रिटायर होते हो तो एक साथ पैसा ले लेते हो उस लीव्स का, दैट इज कॉल्ड एज अनअवेल्ड लीव्स, और एक साथ ले लिया, दैट इज लीव सैलरी। अच्छा, इसके दो केस हो सकते हैं। लीव सैलरी में आप चाहो
तो ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब भी ले सकते हो, मतलब जॉब चलते चलते ले लिया। अगर आपने जॉब चलते चलते ले लिया, दौरान ले लिया जॉब के, तो फुली टैक्सेबल होगा वो लीव सैलरी। और अगर आफ्टर रिटायरमेंट लेते हो तो दो केस होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलेगा तो फुली एग्जाम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉई यहां पे कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बस। ना ही यहां पर लोकल अथॉरिटी आएगी, ना ही यहां पर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आएगा, ठीक है। तो याद रहे, ग्रेचुटी में जो गवर्नमेंट बताया था उसमें थे 3, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। पेंशन में बताए थे वो 4 थे, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। लीव सैलरी में 2 ही है, सेंट्रल और स्टेट। आगे जितने भी पढ़ेंगे उसमें 2 ही है, सेंट्रल और स्टेट, समझ गए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ये लीव सैलरी फुली एग्जाम्प्ट होती है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ये पेंशन जो लीव सैलरी होती है, इसमें 4 लिमिट्स होती हैं। 4 में से जो सबसे कम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सो मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 4 लिमिट्स इज एग्जाम्प्ट। पहली, एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव। सेकंड, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10। थर्ड, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय लीव्स अनअवेल्ड। और लास्ट लिमिट 3 लाख रुपए, जो कि जिंदगी भर की एग्जाम्पशन लिमिट है। ये मैंने आपको बताया था 3 लाख रुपए, अभी 3 लाख रुपए ही पढ़ना है। जब बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे तो ये 3 लाख रुपए अब 20 लाख रुपए हो चुका है, ठीक है। वो अभी नहीं पढ़ना, अभी आपको 3 लाख रुपए याद रखना है। तो ये 4 लिमिट्स हैं। पहली, एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव। सेकंड, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10, 10 महीने की एवरेज सैलरी। थर्ड, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय लीव्स अनअवेल्ड, ठीक है। और लास्ट लिमिट 3 लाख रुपए। एवरेज सैलरी का मतलब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है ग्रेचुटी से। वहां पे था 10 महीने की सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जबकि यहां पर एवरेज सैलरी का मतलब है एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो याद रहे, डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने लेने हैं, समझ गए। तो हमें एवरेज में सैलरी में लेना क्या है, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट है, तो सैलरी की डेफिनेशन वही होगी, बेबी सैलरी वाली। बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद लीव्स अनअवेल्ड कैसे निकाला जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। लीव्स अनअवेल्ड निकालने के लिए एक होता है कंपनी रूल्स और एक होगा इनकम टैक्स रूल्स। लीव सबसे पहले अलाउड निकालेंगे, कितना कंपनी छुट्टी दे रही है, क्योंकि इनकम टैक्स वालों के हिसाब से तो ये छुट्टियां फिक्स हैं। क्या? एक साल में 30 दिन या 1 महीना, एक साल में 30 दिन या 1 महीना इन अ कंप्लीट ईयर। सो अगर एक कंप्लीट ईयर हो चुका है तो उस कंप्लीट ईयर में 1 महीना आपको छुट्टी मिलेगी। तो अगर आपने 10 साल काम किया तो 10 महीने हो गए, समझ गए। और अगर क्वेश्चन डेज में दे रहा है तो डेज में कर दो यही काम। तो अब दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हो। लीव्स अलाउड इनकम टैक्स वालों ने फिक्स कर रखी है, कंपनी वाले अपने अपने तरीके से चलते हैं। तो कंपनी वाले भी लिखने होंगे, इनकम टैक्स वाले भी लिखने होंगे। माइनस करेंगे जितनी छुट्टियां ले ली हैं, तो लीव्स अवेल्ड माइनस कर देंगे, जो बच गया वो लीव्स अनअवेल्ड हो जाएंगी। देखो, इसके बदले में तो आपको लीव सैलरी मिल रही है, इसके बदले में तो लीव सैलरी मिल रही है, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे, बट फिर भी कई बार क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशंस में काम आ जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं लिखना जरूर। इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो लीव्स अनअवेल्ड आपको ये थर्ड लिमिट में, जहां पर हमें एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय लीव्स अनअवेल्ड लिखना है ना, वो वहां पर लीव्स अनअवेल्ड में ये लिखना है। अब ये दिन है बच्चों, जब 200 दिन आ रहा है तो आपको इन दिनों को महीने में करना होगा, क्योंकि एवरेज सैलरी आपकी महीने वाली है। तो एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 30 जरूर कर देना, गलती मत करना, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आगे आ जाऊं तो लास्ट चीज ये है कि कंप्लीटेड ईयर, क्योंकि कंप्लीटेड ईयर हमें चाहिए होगा 30 डेज और 1 मंथ इन कंप्लीट ईयर चाहिए ना, तो कंप्लीट ईयर चाहिए होगा। कंप्लीटेड ईयर इज इनकम टैक्स वाला। क्या मंथ्स और डेज को इग्नोर करना है, मंथ्स और डेज इग्नोर करना है। वही बात तो हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ी थी ना, ग्रेचुटी एक्ट नॉट कवर्ड में, सेम, ठीक है। तो ये बात याद रहेगी। तो मेरे ख्याल से यहां पे खत्म हो जाता है लीव सैलरी। लीव सैलरी के अंदर 4 लिमिट्स याद करनी है, एक बार फिर से दिमाग में बिठाओ। पहली एक्चुअल, सेकंड एवरेज सैलरी इंटू 10, थर्ड एवरेज सैलरी इंटू लीव्स अनअवेल्ड, और लास्ट लिमिट 3 लाख। मेरे साथ फिर से बोलो, एवरेज सैलरी पहला एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव, सेकंड एवरेज सैलरी इंटू 10, थर्ड एवरेज सैलरी इंटू लीव्स अनअवेल्ड, और लास्ट लिमिट 3 लाख। पेंशन के लिए पेंशन 2 तरह की होती है, कम्यूटेड, अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड फुली टैक्सेबल होती है, चाहे गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो। कम्यूटेड में 2 केस होते हैं, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वाला फुली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट वाला 2 केस होंगे, या तो ग्रेचुटी मिल रही होगी या ग्रेचुटी नहीं मिल रही होगी। अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन एग्जाम्प्ट है, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो हाफ ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जाम्प्ट, ठीक है। ये बात हो गई। और ग्रेचुटी की बात करें तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट या तो ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ जॉब होगा तो फुली टैक्सेबल, आफ्टर रिटायरमेंट होगा तो 2 केस होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो फुली एग्जाम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो 2 केस होंगे, या तो आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो या ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो। अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो तो 3 लिमिट्स हैं। पहली एक्चुअल, सेकंड मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और लास्ट लिमिट 20 लाख। अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो तो इनकम टैक्स एक्ट में कवर्ड हो। 3 लिमिट्स हैं, पहली एक्चुअल, सेकंड एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और लास्ट लिमिट 20 लाख रुपए। तो ये 3 हो गए हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज सेक्शन 1010B रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, जहां पे बोला जाता है कि अगर आपको रिट्रेंच कर दिया गया कंपनी से तो कंपनी आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर आपको कॉम्पेंसेट करती है. सो वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर रिट्रेंच द एम्प्लॉई or remove the employee from his or her service, then as per Industrial Dispute Act 1947 the employer is liable to pay a compensation known as retrenchment compensation. ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मिला. अब आपको इसमें बताना है कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी. तो आपको कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी बच्चों? 3 लिमिट्स होती हैं इसमें. मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट इज एग्जाम. पहली एक्चुअल, सेकंड एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर. ये फॉर्मूला कहीं सुना हुआ लग रहा है? जी हाँ, ये फॉर्मूला हम लोगों ने ग्रेचुटी एक्ट में पढ़ा था, जहां पे ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड हो. वहां पे मंथली सैलरी था, यहां पे एवरेज सैलरी है, बस ये फर्क है. अच्छा, यहां पे लास्ट लिमिट 5 लाख रुपए, ये भी लाइफ टाइम लिमिट है. ठीक है. सेकंड लिमिट जो एवरेज सैलरी है, वो एवरेज सैलरी 3 महीनों की एवरेज करनी है. कितने महीनों की एवरेज करनी है? 3 महीनों की. जबकि हम लोग अभी तक 10 महीने की पढ़ते हैं. ये क्योंकि एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, इसलिए यहां पे एवरेज का मतलब कुछ और है. 3 महीने की एवरेज. तो 3 महीने की एवरेज करनी है और डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. अब आप ऑब्वियसली जानते हो, क्योंकि ये इनकम टैक्स लॉ नहीं है, ये लेबर लॉ है, तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर में आपको 6 मंथ से ऊपर एक भी महीना या दिन दिया होगा तो आप पूरा कंप्लीट ईयर मान लोगे, और अगर 6 मंथ या उससे लेस देन 6 मंथ होगा तो कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे. क्या मेरी बात समझे? इज दैट क्लियर? 6 मंथ से ऊपर हुआ एक भी महीना या दिन तो कंप्लीट ईयर मान लिया जाएगा, और अगर 6 मंथ्स या उससे कम हुआ तो इग्नोर कर देंगे. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ठीक है, सेक्शन 1010C पे आ जाते हैं. वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन. और ये कॉम्पेंसेशन कंपनी इंप्लॉई को तब देता है जब कंपनी गोल्डन हैंडशेक स्कीम अपनी कंपनी के अंदर लागू कर चुका है. और ऐसे केस में ये गोल्डन हैंडशेक स्कीम सारे कंपनी के एम्प्लॉइज पे लगता है एक्सेप्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. और 10 साल एटलीस्ट कंपनी के अंदर आपने काम कर लिया होना चाहिए, या फिर आपकी उम्र 10 साल की सर्विस या 40 साल की उम्र कंप्लीट होनी जरूरी है. ये स्कीम तभी आपके ऊपर इफेक्टिव होगी. दिस स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉइज एक्सेप्ट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. अब इस गोल्डन हैंडशेक स्कीम में जब आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन मिलता है तो आपको इसमें एग्जेम्पशन भी मिलती है. वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन में आपको एग्जेम्पशन मिलती है. 4 लिमिट्स होती हैं. पहली, एक्चुअल कॉम्पेंसेशन रिसीव. सेकंड, मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. थर्ड, मंथली सैलरी इंटू 12 इंटू बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इन द सर्विस. और लास्ट लिमिट 5 लाख. ये 4 लिमिट्स हैं. फिर से याद करो. एक्चुअल कॉम्पेंसेशन रिसीव, मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. लास्ट लिमिट मंथली सैलरी इंटू 12 इंटू बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इन द सर्विस. और लास्ट लिमिट 5 लाख. बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इन द सर्विस का मतलब है अगर आपने 45 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट ली है और आपकी 60 ईयर्स तक की रिटायरमेंट हो सकती थी, तो 15 साल बचे, तो 15 साल से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मंथली सैलरी सेकंड लिमिट में मंथली सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स. थर्ड में मंथली सैलरी इंटू 12 इंटू बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इन द सर्विस. और लास्ट लिमिट 5 लाख है, जो कि जिंदगी भर की. इज दैट क्लियर? तो ये है हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन. नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, क्योंकि ये कोई कानून लॉ नहीं है, कोई और इनकम टैक्स लॉ ही है, तो इनकम टैक्स लॉ है तो इसका डेफिनेशन वही होगा नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स का. क्या नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स का क्या डेफिनेशन होगा भाई? कि अगर महीना या दिन दिया हो तो इग्नोर करना है. मंथली सैलरी की क्या फॉर्मूला होगा? क्योंकि ये इनकम टैक्स लॉ है तो बेबी सैलरी लगेगा. बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन सा? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. इस मंथली सैलरी वाले में कंफ्यूज नहीं होना. याद रहे, लेबर लॉ लगा तो बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स. लेबर लॉ में 2 लॉ है, ग्रेचुटी एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. अगर कोई इनकम टैक्स लॉ लगा तो वहां पर लगेगा बेबी सैलरी, बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, टर्नओवर. अभी तक हम लोगों ने ये 2 डेफिनेशन सैलरी की पढ़ी है. ठीक है. और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स भी उसी तरीके से है. लेबर लॉ लगा तो 6 महीने से ऊपर एक भी महीना या दिन होगा तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे, कंप्लीट ईयर मान लेंगे. और 6 महीने उससे कम हुआ तो इग्नोर कर देंगे. जबकि इनकम टैक्स लॉ हुआ तो 6 महीने हो, 7 महीने हो, 10 महीने हो, 12 महीने हो, मतलब 11 महीने हो, तो उसको इग्नोर करना है. महीनों को और दिनों को इग्नोर करना है. 12 महीने पे इग्नोर मत करना. 12 महीने तो 1 साल हो जाता है, तो उसको इग्नोर मत करना, वो 1 साल ही हो जाएगा. आगे आ जाओ. तो ये थे हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स. अब पढ़ते हैं हम लोग परक्विजिट्स के बारे में. परक्विजिट सेक्शन 17(2) के अंदर आता है. सैलरी की डेफिनेशन 17(1) में आती है. परक्विजिट्स की डेफिनेशन सेक्शन 17(2) में आती है. नाउ इसमें कितने परक्विजिट्स हम पढ़ने वाले हैं? तकरीबन 18 परक्विजिट्स पढ़ने वाले हैं. पहला परक्विजिट पढ़ने वाले रेंट फ्री अकोमोडेशन. बच्चों, रेंट फ्री अकोमोडेशन में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, क्या हो आप? गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो क्या होगा? तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन निकालनी है और उसके लिए आपको दी जाएगी लाइसेंस फीस. लाइसेंस फीस एज पर गवर्नमेंट रूल्स वो आपको दी होगी और वो ही आपको टैक्सेबल हो जाएगी. अनफर्निश्ड है तो वो तो निकल गया. फर्नीचर ऐड करना पड़ेगा, तो जो फर्नीचर की कॉस्ट होगी, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, अगर फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और आपको दिया गया है,
तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अगर फर्नीचर खरीद कर दिया है, और अगर फर्नीचर किराए पर लेकर दिया है तो एक्चुअल हायर चार्जेस ऑफ द फर्नीचर। समझ में आई बात? तो ये दोनों में से कोई एक भी हो सकता है और एंड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि दो फर्नीचर हैं, कुछ फर्नीचर किराए पर लेकर दिया, कुछ फर्नीचर खरीद कर दिया, तो वो टोटल में आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्नीचर अकोमोडेशन आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अगर हम बात करें अदर एम्प्लॉयज के लिए, तो अदर एम्प्लॉयज में हमें देखना होगा पहले अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, और उसके अंदर हमें देखना होगा कि अगर ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है कि अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने ओन करी हुई है और आपको दे दी है, प्राइवेट एम्प्लॉय हो आप, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हो आप, और ऐसे केस में आपको ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली अकोमोडेशन दे दी है, तो उस केस में सिटी पॉपुलेशन डिसाइड करेगी कि अगर सिटी पॉपुलेशन बहुत कम है तो ऐसे केस में 7.5% ऑफ सैलरी, और वो कितनी कम है? 10 लाख से कम है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक की है तो 7.5% ऑफ सैलरी, अगर 10 लाख से ज्यादा है बट 25 लाख तक की है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। क्या मेरी बात समझे? पॉपुलेशन 10 लाख तक है 7.5, 10 से 25 के बीच है तो 10%, 25 से ज्यादा है तो 15%। और अकोमोडेशन अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है तो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है तो तीनों केसेस में सिटी पॉपुलेशन नहीं देखनी है, तीनों केसेस में एक ही केस होगा, वो क्या होगा? 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। 15% ऑफ सैलरी, जो कि ये वाला हाईएस्ट वाला 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। बच्चों ये तो हो गया अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कैसे निकालना है। फर्निश कैसे करना है? फर्निश करने के लिए वही सेम फॉर्मूला, फर्नीचर अगर खरीद कर दिया है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अगर खरीद कर दिया है, और अगर किराए पर लेकर दिया है तो एक्चुअल हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर वो ऐड कर देंगे तो फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए हमें सैलरी चाहिए होगी, और सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी ये लिखा। सैलरी की डेफिनेशन हमें आरएफए के लिए क्या चाहिए होगी? बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस ओनली करंट ईयर एंड ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। फिर से सुनो, बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, इन सारों को इकट्ठा करेंगे और वो होगी हमारी सैलरी, जिसका हमें या तो 7.5 करना होगा या 10 करना होगा या 15 करना होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी सिटी पॉपुलेशन कितनी है। अगर एकोमोडेशन आपको होटल में दिया गया है, कहां दिया गया है? होटल में, तो ऐसे केस में क्या करना है? 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस या टैरिफ चार्जेस जो होटल रूम का होता है, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। जो कम होगा वो वैल्यू हो जाएगा। याद रहे, अलाउंसेस में हम एग्जेम्पशन माइनस करते थे, यहां पे सीधा टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, सीधा टैक्सेबल निकाल रहे हैं। अच्छा याद रहे, इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाई, तो होटल अकोमोडेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वैसे होटल अकोमोडेशन टैक्सेबल होता है, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस, बट अगर ये दो शर्तें पूरी हो गई तो होटल अकोमोडेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला, इफ एन अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन द होटल बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मान लो आपकी ट्रांसफर कर दी गई है एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसे केस में होटल अकोमोडेशन दिया है और 15 दिनों से ज्यादा के लिए नहीं दिया गया अगर आपको होटल रूम, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट आपकी निल रहेगी। अगर 15 दिन से ज्यादा के लिए दिया गया है रूम तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट आपको टैक्सेबल होगी। ठीक है, होटल अकोमोडेशन वैसे निल होगा, दोनों के दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक, आपकी ट्रांसफर हो गई है एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरी, आपको ठहराया गया है होटल में 15 दिन के लिए मैक्सिमम, 15 दिन से ज्यादा के लिए नहीं ठहराया गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सिंपल है, याद रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट नोट में आ जाते हैं। इफ एन अमाउंट हैज बीन चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉई फॉर प्रोवाइडिंग सच रेंट फ्री अकोमोडेशन, देन सच अमाउंट चार्ज्ड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको होटल अकोमोडेशन जो दिया वो आपको टैक्सेबल तो हो गया, क्योंकि जो पैसे बच गए वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए, बट उसमें से माइनस कर देंगे। अगर आपसे कुछ पैसे लिए गए तो जो पैसे आपसे लिए गए वो माइनस हो जाएंगे, जो बच गया वो टैक्सेबल होना चाहिए, हाँ या ना? तो ये हो गया होटल अकोमोडेशन। नोट नंबर 3, अगर क्वेश्चन में एडवांस सैलरी और फेयर रेंट दिया हो, बच्चों याद करो, ये एचआरए में भी बताया था मैंने, इफ इन क्वेश्चन एडवांस सैलरी और फेयर रेंट दिया हो देन इट शुड बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। होटल अकोमोडेशन ऑफिशियल विजिट के लिए होगा तो फुली एग्जेम्प्ट होगा, कोई वैल्यू ऑफ परक्विजिट नहीं होगा। अब तुम बोलोगे सर वो जो 15 दिन के लिए आप कह रहे थे वो भी तो ऑफिशियल विजिट था, वो ऑफिशियल विजिट नहीं था, वो विजिट नहीं था। पहली बात, वो वहां पे रहने जा रहा है, परमानेंट ट्रांसफर हो गया, कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया उसका, तो 15 दिन के लिए होटल अलाउड है, उससे ज्यादा होटल अलाउड नहीं है। ऑफिशियल विजिट के लिए तो आप 2 महीने के लिए जाओ, ठीक है, कंपनी पैसा घर भर रही है, ऑफिस के काम के लिए जा रहे हो तो जाना पड़ता है। जैसे मैं ऑडिट के लिए जाता था 15-15 दिन, क्या 25-25 दिन, महीना रखवाऊं,
तो तब कभी टैक्सेबल नहीं होता था। क्या मेरी बात समझे? ये हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन का केस। चलो इसके क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट इज यूज ऑफ मूवेबल एसेट। सेकंड परक्विजिट यूज ऑफ मूवेबल एसेट। यूज ऑफ मूवेबल एसेट में अगर लैपटॉप कंप्यूटर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया यूज करने के लिए तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट विल बी निल। और अगर एनी अदर मूवेबल एसेट दिया तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट अगर खरीद कर दिया और अगर किराए पर लेकर दिया तो एक्चुअल हायर चार्जेस टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? और ऑब्वियसली अगर आपसे कुछ पैसे ले लिए गए तो वो माइनस हो जाएगा। ये तो हो गया यूज ऑफ मूवेबल एसेट। याद रहे इसमें यूज में ना आप डेज और मंथ्स दोनों में से कोई भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग डेज में ही निकालो। ठीक है, कंफ्यूजन ही खत्म करो। बार बार बच्चा हर बार ये पूछता है तो आप डेज में ही निकालो। ठीक है, मंथ्स में निकालो ही मत। ठीक है, यूज डेज के लिए निकालना है। प्रीवियस ईयर में जितना टाइम यूज किया उतने टाइम के लिए इस साल में टैक्सेबल होगा, है ना। अगर आप 10 सालों से यूज कर रहे हो तो आप तो इस साल की बात करोगे ना। फिर से सुनो, आप 10 साल से यूज कर रहे हो, हमें इससे क्या लेना देना। हम पिछले साल की बात नहीं कर रहे, हम इस साल की बात कर रहे हैं। इस प्रीवियस ईयर में अगर आपने 100 दिन यूज किया तो 100 दिन का टैक्सेबल होगा। 100 दिन डिवाइडेड बाय 365 इंटू कॉस्ट इंटू 10%। समझ में आया पॉइंट? वैल्यू ऑफ सेल ऑफ मूवेबल एसेट। सेल ऑफ मूवेबल एसेट कैसे निकालते हैं बच्चों? बुक वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस। बुक वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस मतलब आपको कंपनी ने कितना सस्ता एसेट बेचा, जितना सस्ता बेचा तो आपके पैसे बच गए। और आपको तो जानते ही हो कि पैसे बचत जो है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, इनकम टैक्स वालों से बचत बर्दाश्त नहीं होती। तो बुक वैल्यू अगर 10,000 है और सेलिंग प्राइस 6,000 रुपए है तो आपके 4,000 रुपए बच गए, तो वो 4,000 रुपए आपको टैक्सेबल हो जाएगा। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन निकालने के लिए कुछ रेट्स दिए जाते हैं, और वो रेट्स ऑफ डेप्रीसिएशन क्या है? अगर कंप्यूटर लैपटॉप की बात करो तो 50% ऑन WDV बेसिस, मोटर कार दिया जाए तो 20% ऑन WDV बेसिस, एनी अदर मूवेबल एसेट हो तो 10% SLM। फिर से कंप्यूटर लैपटॉप 50% WDV, मोटर कार 20% WDV, एनी अदर मूवेबल एसेट 10% SLM। और डेप्रीसिएशन याद रहे इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर अ कंप्लीट ईयर। वही मंथ्स और डेज को इग्नोर करना होता है। ग्रेचुइटी एग्जेम्पशंस वगैरह में भी पढ़ रहे थे ना हम लोग, मंथ्स और डेज को इग्नोर करना होता है, तो मंथ्स और डेज को इग्नोर करते हैं ये लोग। तो एक साल का डेप्रीसिएशन ही निकालेंगे आप। ठीक है, अगर मान लो 3 साल 3 महीने यूज किया है कोई एसेट तो 3 साल का डेप्रीसिएशन निकालना है। ठीक है, डेप्रीसिएशन निकालने के बाद बुक वैल्यू आएगी। बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस के साथ, जितने सस्ते में दिया उतना डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया सेल ऑफ मूवेबल एसेट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट फ्री लोन। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया लोन जिसपे वो इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं कर रहा है, so if employer provide loan to the employee on interest free basis, then interest rate of SBI, जो भी इंटरेस्ट रेट SBI का होगा, ठीक है, एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर के पहले तारीख को जो भी उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो इंटरेस्ट रेट आपको चार्जेबल हो जाएगा। अगर उन्होंने आपसे कुछ इंटरेस्ट लिया भी है तो उतना इंटरेस्ट इसमें से माइनस हो जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट में से। क्या मेरी बात समझे? कि मान लो SBI का इंटरेस्ट रेट है 12%, बट आपसे 4% लिया जा रहा है तो 4% माइनस हो जाएगा, 8% आपको टैक्सेबल हो जाएगा। So if any interest has been charged by employer from employee, then such interest shall be deducted from the value of perquisite. If there is repayment of loan, अगर लोन की रीपेमेंट हो रही है रेगुलर बेसिस पर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द रेगुलर इंटरवल्स, then interest is to be calculated on maximum outstanding monthly balance at the end of every month. हर महीने के महीने अगर रीपेमेंट हो रही है लोन की, ठीक है, तो हर महीने के महीने हम लोग आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ, और फिर उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हर महीने के महीने आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालेंगे और फिर उस महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 10 लाख का लोन था, ठीक है, 10 लाख का लोन था और हर महीने के एंड में आप 20,000 रुपए दे रहे हो, तो अप्रैल एंड में क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा? 980। मई मंथ के एंड में 960, जून मंथ के एंड में 940। 980 के ऊपर इंटरेस्ट निकालो एक महीने का, फिर 960 के ऊपर एक महीने का, फिर 940 पे एक महीने का, इसी तरीके से पूरे साल का। क्या मेरी बात समझ में आती है? If the following in the following two cases the value of interest free loan is nil, कौन से वो दो केसेस हैं जिसपे इंटरेस्ट फ्री लोन निल होगा, मतलब परक्विजिट निल होगा? इफ लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 20,000, अगर लोन 20,000 रुपए तक का रहता है तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज 0। अगर लोन इसलिए लिया गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिया गया है, मेडिकल डिजीज की ट्रीटमेंट कराने के लिए लोन लिया गया है, ठीक है, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल। तो ये दो केसेस है बच्चों, पहला और दूसरा। अगर लोन 20,000 रुपए तक का लिया है तो गवर्नमेंट कहता है माफ करो इसको, टैक्स में लगाओ ही मत, इतना छोटा आदमी है 20,000 रुपए तक का लोन ले रहा है। नंबर 2, अगर लोन इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड मेडिकल डिजीज, जो कि रूल 3A के अंदर दिया है इनकम टैक्स एक्ट में, तो गवर्नमेंट ने कहा उसको भी माफ कर दो मेडिकल डिजीज की ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल। नेक्स्ट परक्विजिट हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन फैसिलिटी। बच्चों याद रहे कि अगर एजुकेशन फैसिलिटी इज मेंटेन बाय एम्प्लॉयर
यानी ओन स्कूल या टाई अप है उसका, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी, जो भी एक्चुअल खर्चा होगा उसमें से 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड माइनस हो जाएगा, इसमें बच्चे की कोई लिमिट नहीं होती। एक केस है मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, यानी जहां पे अपना ही स्कूल है एम्प्लॉयर का, या फिर एम्प्लॉयर का स्कूल के साथ टाई अप है और आपके बच्चे को वहां एडमिशन करा दिया है, तो एक्चुअल खर्चा जितना भी होगा उसमें से 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बच्चे जितने मर्जी हो। अगर एजुकेशन फैसिलिटीज मेंटेन बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, ठीक है, तो ये रीइंबर्समेंट होती है, मतलब आपके बच्चे को ये आपको ये बोल दिया जाता है कि आपका जो भी बच्चे का खर्चा है आप मुझसे पैसे ले लिया करो, आप बच्चे को कहीं भी एडमिशन कराओ, तो वो है रीइंबर्समेंट, और ये रीइंबर्समेंट फुली टैक्सेबल होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? याद रहे, एजुकेशन फैसिलिटी में वो 1000 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन तभी मिलती है जब फैसिलिटी कहां दी जा रही हो, इंडिया में दी जा रही हो, अगर फैसिलिटी बाहर दी जा रही हो तो नहीं। समझ गए बात? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन इट शैल बी अज्यूम्ड दैट एजुकेशन फैसिलिटी इज मेंटेन बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फुली टैक्सेबल हो जाएगा और क्वेश्चन साइलेंट होगा तो, ठीक है। इफ एजुकेशन फैसिलिटी इज बीन इनकर्ड फॉर द रिलेटिव, अगर रिलेटिव के लिए एजुकेशन एक्सपेंडिचर दिया गया है अदर देन चाइल्ड, ठीक है, देन नो एग्जेम्पशन। ऑब्वियसली चाइल्ड के लिए एग्जेम्पशन है ना, वो 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड है, तो ऑब्वियसली अगर आप किसी और रिलेटिव के लिए एजुकेशन फैसिलिटी लेते हो और कंपनी देती है तो आप लोगे ना यार, तो जितनी भी जितना भी वो पैसा वो खर्च कर रही है कंपनी, वो पैसा आपको फुली टैक्सेबल होगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट एन एजुकेशन, याद रहे, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं मानी जाती, वो तो कंपनीज अपने फायदे के लिए कराती हैं। और इफ एनी अमाउंट हैज बीन चार्ज, ऑब्वियसली जो अमाउंट चार्ज किया जाएगा वो एजुकेशन फैसिलिटी में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए परक्विजिट नंबर 5। परक्विजिट नंबर 6 की बात करें तो ये लंच फैसिलिटी। लंच फैसिलिटी में होते हैं 4 केस। टी स्नैक्स प्रोवाइड किया गया ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल। लंच फैसिलिटी ऑफिस आवर्स में दी गई है तो एग्जेम्प्ट अप टू 50 रुपी पर डे पर मील, ठीक है, 50 रुपी पर डे पर मील आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। याद रखना है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज 300 मानने हैं। अच्छा, लंच फैसिलिटी अगर नॉन ऑफिस आवर्स में दी जाए तो फुली टैक्सेबल होगी, और अगर लंच फैसिलिटी रिमोट एरिया में दी जाए तो वो फुली एग्जेम्प्ट रहेगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल रहेगा। नंबर ऑफ डेज अगर गिवन ना हो कितने वर्किंग डेज के लिए, तो ऐसा होता है कई बार लंच फैसिलिटी के सामने सीधा अमाउंट लिख दिया जाता है, तो आपको एग्जेम्पशन माइनस करनी है 50 रुपए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज। नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमेशा 300 दिन अज्यूम करके चलना है, तो 300 दिन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू 300 हो गए 15,000, ठीक है। ऑफिस आवर्स इंक्लूड्स एक्सटेंडेड आवर्स, क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि ऑफिस आवर्स एक्सटेंडेड आवर्स दिए हुए हैं, वर्किंग हॉलीडेज, ओवर टाइम, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं ऑफिस आवर्स के अंदर। तो ऑफिस आवर्स के अंदर है तो वो लंच फैसिलिटी की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि वो नॉन ऑफिस आवर्स काउंट नहीं होंगे। समझ गए बात? अच्छा, लंच मतलब लंच नहीं है, लंच का मतलब डिनर भी हो सकता है, एक मील की बात हो रही है यहां पर ना। नेक्स्ट परक्विजिट इज परक्विजिट नंबर 7, वैल्यू ऑफ टूरिंग ट्रेवलिंग अकोमोडेशन ड्यूरिंग हॉलीडेज। इसको हॉलीडे होम फैसिलिटी भी बोलते हैं। अगर कंपनी अपने इंप्लॉय को हॉलीडे होम फैसिलिटी देती है कि भाई घूमने फिरने जा, कहीं पर भी जा, हम तेरा पैसा हम तेरी फैसिलिटी अवेल करके हम तेरे को करवा के देते हैं। भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि तू स्विट्जरलैंड घूमने फिरने जा, ठीक है, बीवी बच्चों को ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने टिकट्स वगैरह बुक कर दिए हैं, सारा वहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया है, एंजॉय कर। तो अगर ऐसे केस में कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को ऐसी फैसिलिटी दी है तो दैट इज मेंटेन बाय एम्प्लॉयर का केस है। ऐसे केस में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस पैकेज की दूसरी एजेंसी की तरफ से, दूसरी एजेंसी की लेनी है, आपकी नहीं लेंगे, दूसरी एजेंसी की। अच्छा, ये तब हो सकता है जब हो सकता है कि आप ऐसी कंपनी में काम करते हो जो कि मेक माई ट्रिप का, जैसे जो इन्हीं का काम करता है, मतलब ट्रेवल एजेंसी है, ठीक है, सिमिलर ट्रेवल एजेंसी है, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर वो ट्रेवल एजेंसी से आप ऐसी फैसिलिटी अवेल करते हो और आप भी ट्रेवल एजेंट ही हो, मतलब आपकी भी ट्रेवल एजेंसी ही है, ठीक है, और आप खुद ट्रेवल एजेंसी हो और ऐसे केस में आप अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देते हो, तो गवर्नमेंट ने बोला ये वाला केस है मेंटेन बाय एम्प्लॉयर का केस। याद है, ओन कंपनी हो गई, ठीक है, वही ट्रेवल का काम करती है, और टाई अप या फिर टाई अप है। ऐसे केस में फैसिलिटीज अरेंज बाय एम्प्लॉयर, अगर फैसिलिटी अरेंज बाय एम्प्लॉयर का केस है तो गवर्नमेंट ने कहा जितना भी पैसा फेयर मार्केट वैल्यू होगा उस पैकेज का, ठीक है, सिमिलर एजेंसी का, वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में आएगा सर सिमिलर एजेंसी कैसे होगी, ये पहले से ही बता दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मेरी सिमिलर एजेंसी ये, ठीक है, कंपैरेटिव एजेंसी बता दी जाती है। अगर इफ सच फैसिलिटीज मेंटेन बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, अगर सच फैसिलिटीज मतलब कंपनी ने बोल दिया कि भाई तू अपने हिसाब से बुकिंग कर, जो भी खर्चा होगा मुझसे पैसे ले लियो, रीइंबर्समेंट, तो ऐसे केस में सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल। क्या लिख रहा है बेटा, क्या लिख रहा है,
फुली एग्जेम्प्ट गलत लिख दिया इसने, फुली टैक्सेबल, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फुली टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट कहां से, टैक्सेबल। समझ में आई बात। तो ये हो गया हमारा कौन सा, टूरिंग ट्रेवलिंग अकोमोडेशन यानी हॉलिडे होम फैसिलिटी। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के अंदर दो तरह के केस होंगे। ऑफिशियल यूज के लिए क्रेडिट कार्ड होगा तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल होगा, और अगर पर्सनल यूज के लिए क्रेडिट कार्ड होगा तो ऐसे केस में एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इज ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ परक्विजिट। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इज वैल्यू ऑफ परक्विजिट। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। सिमिलरली क्लब फैसिलिटी, कंपनी ने क्लब फैसिलिटी दी अपने एम्प्लॉय को, ऑफिशियल यूज के लिए दिया तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल, पर्सनल यूज के लिए दिया तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इज फुली टैक्सेबल। गिफ्ट, कंपनी ने अगर अपनी एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया जैसे कि मॉनेटरी दिया या इन काइंड दिया, अगर मॉनेटरी गिफ्ट दिया तो फुली टैक्सेबल है, इन काइंड दिया तो 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, 5,000 रुपए से ज्यादा वाला अमाउंट टैक्सेबल है। तो यानी अगर गिफ्ट 6,000 रुपए का दिया है, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू 6,000 है उसकी, तो 5,000 माइनस होकर 1,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये है हमारी गिफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट इज मोटर कार। मोटर कार अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है तो इसमें केसेस हैं 3, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर। ठीक है, इसमें 3 केसेस हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर। केस नंबर 1 एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का केस है मतलब गाड़ी भी एम्प्लॉयर की और गाड़ी के खर्चे भी एम्प्लॉयर के, अगर ये वाला केस है तो ऐसे केस में 3 केसेस होंगे। एक, गाड़ी ऑफिशियल यूज के लिए दी गई, दूसरा केस पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तीसरा केस सिर्फ पर्सनल। अगर गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए दी गई तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल दी गई तो 2 केस होंगे, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। छोटी गाड़ी मैंने आपको बताया था 1800 900, बड़ी गाड़ी बताया था 2400 900, याद है। छोटी गाड़ी 1800 900, बड़ी गाड़ी 2400 900, याद रखना है। 1800 रुपए पर मंथ प्लस 900 रुपए पर मंथ, और बड़ी गाड़ी होगी तो 2400 पर मंथ प्लस 900 रुपए पर मंथ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। इतना अमाउंट टैक्सेबल होगा। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी कैसे सेग्रीगेट होती है, अगर इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है, डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर है, तो ऐसे केस में वो छोटी गाड़ी है। अगर 1.6 लीटर से ज्यादा है यानी 1600 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है तो ऐसे केस में वो बड़ी गाड़ी है, और बड़ी गाड़ी है तो 2400 प्लस 900, 1800 900 2400 900, याद रखना। अगर गाड़ी पर्सनल यूज के लिए दी जाए तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार लेना है इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की खुद की खरीदी हुई है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, और अगर गाड़ी किराए पर लेकर दी है तो एक्चुअल हायर चार्जेस, प्लस क्योंकि गाड़ी के रनिंग एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर उठा रहा है तो एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल हो जाएंगे, और अगर गाड़ी का ड्राइवर भी है तो एक्चुअल ड्राइवर की सैलरी आ जाएगी यहां पर। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए अगर गाड़ी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी। पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल में ज्यादा फायदा है क्योंकि सिर्फ 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर के टैक्सेबल हो रहे हैं आपको 1800 रुपए के साथ। ठीक है, और बड़ी गाड़ी में भी 2400 प्लस 900 रुपए टैक्सेबल हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, पर्सनल यूज में आपको ज्यादा नुकसान है क्योंकि गाड़ी अगर BMW मर्सिडीज जैसी दे दी तो 50 लाख की गाड़ी है तो 10% आपको टैक्सेबल हो जाएगा यानी 5 लाख, प्लस एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस पेट्रोल डीजल के खर्चे भी आपको टैक्सेबल हो जाएंगे, और ड्राइवर की सैलरी भी आपको टैक्सेबल हो जाएगी, जितनी भी होगी। नेक्स्ट इज केस एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का केस हो यानी गाड़ी एम्प्लॉयर की है खर्चे एम्प्लॉई के हैं तो ऐसे केस में 3 केस होंगे। ऑफिशियल पर्पस है तो हमेशा निल ही रहेगा, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है तो 2 केस होंगे, छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी। छोटी गाड़ी वही 1.6 लीटर वाली, छोटी गाड़ी है तो 600 900, बड़ी गाड़ी है तो 900 900, याद रहे 1800 900 2400 900 600 900 900 900 600 900 ड्राइवर अगर प्रोवाइड किया जाए 900 लगेगा, अगर ड्राइवर प्रोवाइड नहीं किया तो सिर्फ 600 रुपये महीना जाएगा। ठीक है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। अगर पर्सनल यूज के लिए है तो गाड़ी तो एम्प्लॉयर की है तो भाई गाड़ी एम्प्लॉयर की है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, अगर गाड़ी खरीद कर दी है गाड़ी किराए पर लेकर दी है तो एक्चुअल हायर चार्जेस ऐड हो जाएगा। रनिंग एक्सपेंसेस में नहीं आएंगे क्योंकि रनिंग एक्सपेंसेस तो आप खुद उठा रहे हो। ड्राइवर की सैलरी आ सकती है, अगर एम्प्लॉयर ड्राइवर की सैलरी उठा रहा है तो वो ड्राइवर सैलरी कॉस्ट के अंदर वैल्यू ऑफ परक्विजिट में ऐड हो जाएगी। आगे आ जाते हैं केस नंबर 3 में कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का केस है यानी गाड़ी एम्प्लॉय की है खर्चे एम्प्लॉयर के हैं तो ऑफिशियल यूज के लिए अगर गाड़ी दी जाए तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल दी जाए तो 2 केसेस होंगे, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। छोटी गाड़ी है तो एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे 1800 900 या फिर ऑफिशियल परसेंटेज एक्सपेंडिचर विच एवर इज हायर। बच्चों याद है आप लोगों को 1800 900 या फिर ऑफिशियल परसेंटेज, अरे बेटा क्या ये इसने विच एवर इज हायर गलत जगह लिख दिया है, ये है बेटा विच एवर इज हायर। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, बच्चा भावनाओं में बह गया है तो विच एवर इज हायर। ठीक है, ऑफिशियल परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर और 2400 900, अगर बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है तो ऑफिशियल परसेंटेज और 1800 900 विच एवर इज हायर। ठीक है,
तो बेसिकली छोटी गाड़ी में 1800-900 रुपए के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऑफिशियल परसेंटेज के साथ इसलिए कंपेयर किया क्योंकि यहां पे ना आपको लॉग बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। याद है मैंने आपको बताया था लॉग बुक का मतलब होता है कि गाड़ी का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कितना परसेंट गाड़ी ऑफिस के लिए यूज हो रही है और कितना गाड़ी पर्सनल यूज हो रही है। देखो अगर गाड़ी 90% ऑफिस के काम के लिए यूज हो रही है तो 90% ऑफ द एक्सपेंडिचर एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस में से माइनस होने चाहिए, क्योंकि पहले कह रहे हैं छोटी गाड़ी में से ना आपको, छोटी गाड़ी जो है ना वो एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस आपको टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल हो गए तो बहुत ज्यादा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। गाड़ी ऑफिस के कामों के लिए यूज हो रही है तो ऐसे केस में ऑफिशियल परसेंटेज जो भी होगा उस खर्चे का या तो वो माइनस होगा या फिर 1800-900 विच एवर इज हायर वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। बड़ी गाड़ी होगी तो 2400-900 माइनस हो जाएगा या फिर ऑफिशियल परसेंटेज ऑफ दैट एक्सपेंडिचर विच एवर इज हायर वो माइनस हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है। सिर्फ इसी केस में लॉग बुक मेंटेन करनी होती है इस रीजन की वजह से। ठीक है, अगर गाड़ी पर्सनल यूज के लिए है तो एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस आपको टैक्सेबल हो जाएंगे प्लस ड्राइवर की सैलरी, अगर ड्राइवर एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है तो। क्या मेरी बात समझे? तो ये केसेस होंगे हमारे 3 केसेस। इसका एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया नीचे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो अबाउट द ओनरशिप तो यार ऑब्वियसली आप ओनरशिप एंड मेंटेनेंस आप केस ले सकते हो, कोई भी एज्यूम करना पड़ेगा तो आप एम्प्लॉयर एज्यूम करो। क्या एज्यूम करो? एम्प्लॉयर। ठीक है, और गाड़ी भी कौन सी मान के चलोगे? छोटी गाड़ी हमेशा मान के चलना। ठीक है, अगर गाड़ी के बारे में ना पता हो तो छोटी गाड़ी मान के चलना। डेज को हमेशा इग्नोर करना है, तो अगर 3 महीने 3 दिन के लिए गाड़ी यूज की है तो दिनों को इग्नोर करना है, 3 महीने को वैल्यू परक्विजिट लेना है। इफ एनी अमाउंट हैज बीन चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटी, अगर आपसे कुछ पैसे चार्ज किए गए तो वो वैसे उसमें से माइनस होने चाहिए, बट हर केस में नहीं होंगे। इस केस में सिर्फ 2 ही केसेस में पैसे माइनस होंगे। एक, वेयर एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ द कार, गाड़ी का एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए, गाड़ी का ओनर कौन होना चाहिए? एम्प्लॉयर। और गाड़ी के जो खर्चे हैं ना, कार शुड बी फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी यूज हो रही है। मतलब केस 1 एंड 2 का थर्ड पार्ट, केस 1 एंड 2 का थर्ड पार्ट, यानी ये जो केस 1 एंड 2 हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये वाला, इसका ये वाला पार्ट पर्सनल यूज, क्योंकि इसके अंदर पैसा सारा का सारा टैक्सेबल होता है और अगर आपसे पैसे लिए गए तो वो पैसे उसमें से माइनस हो जाएंगे। इसीलिए केस नंबर 2 के अंदर भी ये जो पर्सनल यूज है ना, इतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा जिसमें से जो पैसे लिए गए वो माइनस हो जाएंगे। सिर्फ यही 2 केसेस हैं जहां पे पैसे माइनस होंगे, वरना पैसे माइनस नहीं, याद रखना है। ठीक है, आगे आगे। परक्विजिट नंबर 12, वैल्यू ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। अगर कंपनी अपने इंप्लॉय को गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी देती है तो चेक करना पड़ेगा कि वो मेंटेन बाय एम्प्लॉयर का केस है या मेंटेन बाय एम्प्लॉय का केस है। अगर मेंटेन बाय एम्प्लॉयर का केस है यानी कंपनी के खुद की है ये काम, तो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर ये फैसिलिटी मेंटेन बाय एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय खुद मेंटेन करता है, आपसे रीइंबर्समेंट लेता है एम्प्लॉयर से, तो ये पैसा फुली टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनका टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज परक्विजिट नंबर 13, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को डोमेस्टिक सर्वेंट देता है, क्या देता है? डोमेस्टिक सर्वेंट देता है, तो इसके अंदर 2 केस हो सकते हैं। या तो डोमेस्टिक सर्वेंट की वो तनख्वाह देना लग जाए, या फिर वो ये कह दे कि डोमेस्टिक सर्वेंट, देखो डोमेस्टिक सर्वेंट खुद लगा देता है कंपनी अपने एम्प्लॉय को, या तो वो लगा सकता है, या कंपनी कह दे कि यार तू खुद ले ले डोमेस्टिक सर्वेंट, कहीं से भी ले आ, मैं तेरे को पैसा रीइंबर्स कर दिया करूंगा। तो जो भी केस होगा फुली टैक्सेबल। अगर आपसे पैसे चार्ज किए गए तो वो माइनस हो जाएंगे। If domestic servant has been provided by employer, then salary of the servant after deduction of expenses charged from employee shall be considered as value of perquisite. और if domestic servant has been arranged by employee himself, अगर वो खुद अरेंज करता है तो जो भी सैलरी ऑफ सर्वेंट है that has been reimbursed by the employer, then such reimbursement shall be value of perquisite. ठीक है ना? दोनों ही केसेस सेम ही है, आंसर तो टैक्सेबल ही होगा। परक्विजिट नंबर 14, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई की कोई ऑब्लिगेशन है, जो एम्प्लॉई की जिम्मेदारी थी वो एम्प्लॉयर ने पे कर दी है, तो एम्प्लॉई के पैसे बच गए। और आप तो जानती हो बचत हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो ऐसे केस में वो बचत टैक्सेबल हो जाएगी। सो इफ एनी एक्सपेंसेस व्हिच इज अ लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई हैज बीन इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर, देन सच एक्सपेंसेस शैल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? परक्विजिट नंबर 14, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स वही ईसॉप। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को डिस्काउंटेड रेट पर शेयर दिए, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को सस्ते रेट पर शेयर दिया, तो जितना सस्ता दिया वो एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट नहीं हो गया, तो वो परक्विजिट टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? वो परक्विजिट टैक्सेबल हो जाएगा। तो जितना सस्ता दिया, 100 रुपए का शेयर 80 रुपए में दे दिया, 20 रुपए बच गए एम्प्लॉय के, तो 20 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट परक्विजिट इज परक्विजिट 16, विच इज मेडिकल फैसिलिटी।
कंपनी अगर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देता है तो इसमें 2 केस होंगे, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। अगर इन इंडिया दिया जाए तो इसके अंदर 4 केसेस होंगे, या तो मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दी जा रही है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल होगी। अगर हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में दी जाती है तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल होगी। अगर ऐसे हॉस्पिटल में दी जाती है जो अप्रूव्ड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड मेडिकल डिजीज तो भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल होगी। और अगर प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी दी जाती है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा, यानी फुली टैक्सेबल होगा। आउटसाइड इंडिया में 3 केसेस होंगे कि मेडिकल फैसिलिटी अगर बाहर दी जाती है तो ऐसे केस में आपके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। भाई आपके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? स्टे का खर्चा होगा, ट्रेवल का खर्चा होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा होगा। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा है तो इट इज फुली एग्जेम्प्ट अप टू द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट गिवन बाय द आरबीआई। ठीक है। ट्रेवल का खर्चा है, इट इज फुली एग्जेम्प्ट अप टू द इफ द टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय डज नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज। ट्रेवल का खर्चा 2 लाख रुपए तक की अगर तुम्हारी इनकम है तो गवर्नमेंट कहता है ऐसे एम्प्लॉय को जिसकी इनकम ही 2 लाख रुपए तक की है उसको अगर बाहर भेजा जा रहा है तो उसका ट्रेवल का जो भी खर्चा होगा वो फ्री एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। कंपनी दे रही है ट्रेवल का खर्चा, बट आपके पैसे बच रहे हैं, ठीक है, बट आपकी इनकम ही 2 लाख रुपए तक की है, गवर्नमेंट ने कहा यार इसको एग्जेम्प्ट करो। अगर स्टे के खर्चे की बात करें तो वो स्टे का खर्चा आपको टैक्सेबल होगा, बट उसमें से एग्जेम्पशन मिलेगी जितनी आरबीआई ने लिमिट दी है। तो स्टे का खर्चा और मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा एग्जेम्प्ट हो सकता है अप टू द लिमिट गिवन बाय आरबीआई। तो आरबीआई लिमिट देगी, याद रहे। अच्छा, याद रहे स्टे में सिर्फ पेशेंट का ही स्टे नहीं है, अटेंडेंट का भी स्टे है ना। इसी तरीके से ट्रेवल में सिर्फ पेशेंट का ट्रेवल नहीं है, अटेंडेंट का भी ट्रेवल है। ठीक है। तो वो ट्रेवल का खर्चा और स्टे का खर्चा, दोनों खर्चों की बात हो रही है। ट्रेवल का जो खर्चा है वो एग्जेम्प्ट तब होगा अगर तुम्हारा टोटल इनकम 2 लाख रुपए तक रहता है। और अगर इसकी स्टे के खर्चे की बात करें तो स्टे का खर्चा तुम्हें टैक्सेबल तब होगा, एग्जेम्प्ट वैसे स्टे का खर्चा फुली एग्जेम्प्ट रहेगा, बट स्टे का खर्चा टैक्सेबल तब होगा जब आरबीआई लिमिट जो है, आरबीआई लिमिट से ज्यादा अगर आपको स्टे का खर्चा लगता है। आप किसी को भी लेके जा सकते हो अपने साथ, फैमिली। अच्छा, आप क्या हो सकता है आप पेशेंट आप ना हो, आपकी फैमिली मेंबर में से कोई हो, तो फैमिली इंक्लूड स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड डिपेंडेंट सिस्टर्स, ये सारे कवर्ड है। बच्चों रिसेंटली मैंने आपको एक अमेंडमेंट कराई थी जो कि पिछली वीडियो में बताई थी, पहली शुरुआत में ही बता दिया था आपको, वो बात ध्यान रखना है आपको। क्या बताया था कि जो मेडिकल फैसिलिटी कोविड ट्रीटमेंट, कोविड की वजह से, कोविड पॉजिटिव होने की वजह से आपके ऊपर जो खर्चा हुआ है, इलाज का खर्चा हुआ है, वो आपको फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है। आपको बस सबूत देने हैं कि आपको एक्चुअल में कोविड पॉजिटिव हुआ था, या आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को। ठीक है। तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। नाउ परक्विजिट नंबर 17, लीव ट्रेवल कंसेशन, सेक्शन 10 क्लॉज 5 में आता है। और ये परक्विजिट नंबर 17 में जहां बोला जाता है कि आप अपने एम्प्लॉय को, मतलब अपने एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दे सकते हो कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, एम्प्लॉय को बोला जा रहा है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं भी घूमने फिरने जाओ विद इन इंडिया, तो जो भी ट्रेवल का खर्चा होगा वो हम आपको रीइंबर्स कर देंगे। सो LTC इज अ रीइंबर्समेंट ऑफ अ ट्रेवल टिकट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर ट्रिप टू एनीवेयर इन इंडिया विद फैमिली मेंबर्स। कहीं पर भी घूमने फिरने जाओ विद फैमिली मेंबर्स तो आपका जो भी पैसा होगा वो रीइंबर्स हो जाएगा। ठीक है। LTC इज द रीइंबर्समेंट ऑफ द ट्रेवल टिकट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर ट्रिप टू एनीवेयर इन इंडिया विद फैमिली मेंबर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी अगर जर्नी इज परफॉर्म बाय एयर, अगर बाय एयर जर्नी परफॉर्म होती है तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेयर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट बाय द नेशनल कैरियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज फुली एग्जेम्प्ट। बच्चों फेयर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट याद रहे, फेयर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट आपको एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है। और शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आपको एग्जेम्प्ट रहेगा, शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है। जर्नीज परफॉर्म बाय एयर में इकोनॉमी क्लास के टिकट और एग्जेम्पशन मिलेगी शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अगर जर्नीज परफॉर्म बाय ट्रेन है, तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास AC टिकट बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज फुली एग्जेम्प्ट। इफ जर्नी इज परफॉर्म बाय बस, अगर बस से जर्नी परफॉर्म की गई है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेयर ऑफ AC डीलक्स बस बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज फुली एग्जेम्प्ट। तो अगर AC डीलक्स बस की है तो शॉर्टेस्ट रूट का जो भी खर्चा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर वो जर्नी परफॉर्म बाय ट्रेन है तो ट्रेन की जो टिकट का खर्चा होगा, शॉर्टेस्ट रूट AC टिकट का, AC ट्रेन का फर्स्ट क्लास AC टिकट, फर्स्ट क्लास समझ में आया ना, फर्स्ट क्लास की टिकट, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। बस में AC डीलक्स बस, बाय एयर में इकोनॉमी क्लास। ठीक है। ये आपको एग्जेम्पशन याद रखनी है। फैमिली में आप किसको लेके जा सकते हो? फैमिली इंक्लूड स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल, बच्चे दो बच्चों को लेके जाना है मैक्सिमम। डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर्स और डिपेंडेंट सिस्टर्स भी कवर्ड है इसमें।
अच्छा, ये भी हो सकता है मल्टीपल चाइल्ड बॉर्न हो जाएं आफ्टर सिंगल चाइल्ड, एक बच्चे के बाद दो बच्चे पैदा हो जाएं या तीन बच्चे पैदा हो जाएं, तो क्या हम लोग दो ही बच्चों को लेके जाएंगे, बाकी दोनों को छोड़ देंगे अगर चार बच्चे हैं तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर वो तीन बच्चे एक साथ होते हैं, ठीक है, तो उसको एक ही माना जाएगा। इसका मतलब है एग्जेम्पशन पर्पज के लिए वो चारों बच्चों एलिजिबल है, यानी चारों बच्चों की टिकट एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल है, अगर एक के बाद ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं तो। हाँ, अगर पहले ही ट्विंस हो जाते हैं तो आपने ट्विंस की एग्जेम्पशन ले ली, तीसरा उसके बाद करते हो तो वो एग्जेम्पशन में कवर नहीं होगा। तो मल्टीपल चाइल्ड बॉर्न आफ्टर सिंगल चाइल्ड बर्थ शैल बी कंसिडर्ड एज वन चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जेम्पशन, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? Assessee can claim maximum 2 exemption out of the block of 4 calendar years. तो 4 सालों के कैलेंडर ईयर्स के ब्लॉक में दो ही मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल सकती है। 1998 से 2001 में दो एग्जेम्पशन मिलेंगी, 2002 से 2005, 2006 से 2009, 10 से 13, 14 से 17, 18 से 21 ये ब्लॉक चल रहे हैं, और 22 से 25। तो आपको पता होगा 22, 23, 24, 25 ये ब्लॉक चल रहा है। अब ये ब्लॉक के अंदर मान लो 22 में आप कहीं नहीं जाते, 23 में आप कहीं नहीं जाते, 24 में भी आप कहीं नहीं जाते, 25 में भी आप कहीं नहीं जाते, पूरे चारों सालों में कहीं नहीं जाते। आपके दो एग्जेम्पशन बची हुई है, तो क्या आप इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? आप किसी एक एग्जेम्पशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जो कि आपको अगले ब्लॉक के पहले साल में यूज करना होगा, जो कि मैंडेटरी होती है। अगर नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा, मतलब वो वाली एग्जेम्पशन फिर नहीं ले पाओगे, ठीक है। इफ असेसी हैज नॉट क्लेम्ड एनी लॉस, एनी एग्जेम्पशन, और ओनली वन एग्जेम्पशन इज क्लेम्ड, then he may carry forward only one exemption in the next block, but he needs to utilize the exemption in the first year of the next block. Is that clear to everyone? ये हो गया हमारा नोट नंबर 4, ठीक है। परक्विजिट नंबर 18 पे आते हैं बच्चों। तो परक्विजिट नंबर 17 था हमारा एलटीसी, लास्ट परक्विजिट नंबर 18 टैक्स फ्री परक्विजिट्स। हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉइज विद फैमिली मेंबर्स वेयर प्रीमियम इज पेड बाय एम्प्लॉयर। तो पहला तो ये है टैक्स फ्री परक्विजिट कि अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कराई जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस कराई जाती है एम्प्लॉय की विद फैमिली मेंबर्स, इट इज टैक्स फ्री, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर आपकी कराई जाती है, क्या कराई जाती है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है, तो जो भी प्रीमियम देगी कंपनी, आपके पैसे बच तो रहे बट वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टेलीफोन फैसिलिटी, अगर कंपनी आपको टेलीफोन फैसिलिटी देती है, ठीक है, टेलीफोन के बिल्स कंपनी भरती है, तो ऐसे केस में भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। परक्विजिट नंबर 4, परक्विजिट प्रोवाइडेड टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अलाउंसेस के अंदर भी हम लोगों ने इनका नाम पढ़ा था। इनको परक्विजिट्स फुली एग्जेम्प्ट है, इनको कोई टैक्स नहीं देना होगा जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को। परक्विजिट प्रोवाइडेड टू इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज बीन पोस्टेड अब्रॉड, जो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको बाहर पोस्ट किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उनको बाहर पोस्ट किया गया है, अब्रॉड पोस्टेड किया गया है, इंडियन एम्बेसी एम्प्लॉय, ठीक है, ऐसे केस में वो परक्विजिट्स उनको फुली एग्जेम्प्ट रहेंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, यही इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अलाउंसेस भी फुली एग्जेम्प्ट थे, और यही जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्ट थे। टेलीफोन फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है परक्विजिट्स में, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सीडेंटल वाली कराई तो वो भी एग्जेम्प्ट है, और मेडिकल इंश्योरेंस कराई तो वो भी एग्जेम्प्ट है। याद रहे 5 तरह की एग्जेम्पशंस। आगे बढ़ते हैं। प्रोविडेंट फंड बच्चों, प्रोविडेंट फंड के अंदर हम लोग याद रखेंगे 5 तरह के फंड होते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, आरपीएफ अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड भी अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज के लिए होता है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड सिर्फ पब्लिक के लिए होता है। इसमें बताया होगा आपको, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, किसमें? एसपीएफ में, तो फुली एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द सर्विस अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एसपीएफ में, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है तो एग्जेम्प्ट है अप टू 12% ऑफ सैलरी। अगर यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है तो इट इज फुली एग्जेम्प्ट, और अगर एएसएफ में कंट्रीब्यूट करता है तो इज फुली एग्जेम्प्ट, और पीपीएफ में तो नॉट एप्लीकेबल। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा ही क्यों? और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो इट बिकम एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर, तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एम्प्लॉय के पीपीएफ में, एम्प्लॉय का पीपीएफ में एम्प्लॉय खुद करता है कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये फुली एग्जेम्प्ट रहेंगे, ओके। एग्जेम्प्ट सिर्फ आरपीएफ में एग्जेम्पशन अप टू 12% ऑफ सैलरी रहेगी। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द सर्विस, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है ड्यूरिंग द सर्विस तो इसमें डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C एसपीएफ में, आरपीएफ में भी मिल जाएगी, यूआरपीएफ में नहीं मिलेगी बिकॉज इस फंड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानता ही नहीं होता। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी फुली एग्जेम्प्ट हो जाता है और इनको डिडक्शन भी नहीं मिलती है। अच्छा, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे एएसएफ में कंट्रीब्यूट किया तो डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C, और अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी किया तब भी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C।
इज दैट क्लियर? इसके अलावा जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है ड्यूरिंग द सर्विस, जो भी इंटरेस्ट ऐड हो रहा है ड्यूरिंग द सर्विस, एसपीएफ में फुली एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ में इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%, यूआरपीएफ में फुली एग्जेम्प्ट है क्योंकि पता ही नहीं है इसके बारे में, एएसएफ फुली एग्जेम्प्ट है, पीपीएफ फुली एग्जेम्प्ट है। अमाउंट रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट, अगर आप रिटायरमेंट के बाद की बात करो, जब पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, तो एसपीएफ में फुली एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ में फुली एग्जेम्प्ट है क्योंकि पहले टैक्स देते हुए आ रहे हैं, यूआरपीएफ में अब टैक्सेबल होगा नोट नंबर 1 में जो हम पढ़ेंगे अभी, एएसएफ फुली एग्जेम्प्ट है और पीपीएफ फुली एग्जेम्प्ट है। जब मैं नोट 1 पढ़ता हूं, जो यूआरपीएफ से पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, तो उसमें चार तरह के अमाउंट होंगे। एक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तीसरा एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ये दोनों, ठीक है, ये टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड सैलरी। और जो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, इसका कुछ नहीं होगा, ये फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। भाई इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन फुली एग्जेम्प्ट इसलिए होगा क्योंकि आप ही की कॉन्ट्रीब्यूशन है और इस पे आपको डिडक्शन नहीं मिली थी, तो ये वाला पैसा आपको पहले ही टैक्सेबल हो गया, ठीक है। तो इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको टैक्सेबल होगा और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा अदर सोर्सेज में। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसके बाद सैलरी की बात करें, सैलरी में क्या आएगा, तो ये वही पीएफ के लिए वही इनकम टैक्स वाला बेसिक सैलरी वाला फॉर्मूला, बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सैलरी में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, है तो कई जगह पे सैलरीज, बट याद रहे ग्रेचुटी कहां पे है, एचआरए के अंदर, और ग्रेचुटी में, ग्रेचुटी एक्ट नॉट कवर्ड में, और लीव सैलरी में, और वॉलंटरी रिटायरमेंट में, और प्रोविडेंट फंड में। यहां पर बेबी सैलरी का इस्तेमाल किया गया, बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। जहां पे लेबर लॉ आ जाता है ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड में और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन में, वहां पर बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स लिया गया। आरएफए के अंदर एक सेपरेट डेफिनेशन थी, बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, ऑल टाइप, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस वहां पर लिए गए थे। नाउ साइलेंट और पीएफ के बारे में, तो पीएफ कौन सा मानेंगे, आरपीएफ मानेंगे। पीएफ कौन सा मानेंगे, आरपीएफ मानेंगे, ठीक है। सेक्शन 16 के बारे में बात करते हैं, तो ये हो गए हमारे सारा बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी तक पहुंच गए। अब हम ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन माइनस करनी होती है सेक्शन 16 की, वो है सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 रुपए फिक्स होती है। तो अप टू 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, जिसकी डिडक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है। 3 लिमिट्स होती है, पहली एक्चुअल, सेकंड 1/3, सेकंड 5,000 रुपए पर एनम, और थर्ड 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, विच एवर इज लेस उसकी डिडक्शन मिलती है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्स, ये है दिस टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है और कलेक्ट करती है, और जहां पे भी आपने जॉब ज्वाइन करी है वहां लगता है। डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट की लगेगा या नहीं लगेगा, हर स्टेट में नहीं लगता है, ठीक है। और अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, जो एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो आपके पैसे बच गए, और आपको पता है बचत हमसे बर्दाश्त होती नहीं, तो ये परक्विजिट बन जाएगा, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर बन जाएगा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट नीचे क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स दे दिया है, चाहे एम्प्लॉयर ने दिया हो, एम्प्लॉय ने दिया हो, डिडक्शन जरूर मिलेगी। चाहे एम्प्लॉयर ने दिया हो, एम्प्लॉय ने दिया हो, दे तो दिया ना, डिडक्शन मिलेगी, बट ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा अगर एम्प्लॉयर ने दे दिया, और अगर एम्प्लॉय ने दिया तो टैक्सेबल नहीं होगा। बस ये फर्क होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हो गया हमारा प्रोफेशनल टैक्स। इसके अलावा परक्विजिट्स के बारे में मैं एक और बात करना चाहता हूं, स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। बच्चों परक्विजिट्स में 2 तरह के केसेस होते हैं, एक होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और एक होता है नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं, डायरेक्टर एम्प्लॉय, जिसका 20% से ज्यादा का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो कंपनी के अंदर, 20% मतलब ओनरशिप की बात हो रही है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट 20% और मोर, या फिर एन एम्प्लॉय हु इज ड्रॉइंग अ सैलरी इन एक्सेस ऑफ 50,000 पर एनम, कोई पर्सन जिसकी सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा हो साल की। तो भाई तीनों तरह के ये लोग जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को हर तरह के परक्विजिट नॉर्मल तरीके से, जैसे इस पर इनकम टैक्स लॉ हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, वैसे टैक्सेबल होंगे। तो हम सारे स्पेसिफाइड है, जहां ना हम सारे स्पेसिफाइड है, या तो डायरेक्टर हो, या फिर आप जिनकी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ओनरशिप है, या फिर जिनकी सैलरी साल भर में 50,000 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आप लोग 50,000 से ज्यादा ही कमाओगे। तो ये तीनों में से कोई भी आप हो तो आप स्पेसिफाइड हो। तो ऑब्वियसली तीनों में से जो नहीं है वो नॉन स्पेसिफाइड है, मतलब जिनकी सैलरी 50,000 से कम है साल भर में, वो नॉन स्पेसिफाइड है, और उनको बोला गया 5 परक्विजिट्स फुली एग्जेम्प्ट है। 5 परक्विजिट्स फुली एग्जेम्प्ट है। पहला एजुकेशन फैसिलिटी, दूसरा गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, तीसरा एलटीसी, चौथा मोटर कार, और 5वां डोमेस्टिक सर्वेंट।
याद रहे 5 परक्विजिट्स फुली एग्जेम्प्ट है नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन फैसिलिटी, एलटीसी, मोटर कार और डोमेस्टिक सर्वेंट। रिलीफ सेक्शन नंबर 89, रिलीफ बच्चों 89 के अंदर 89(1) हम लोगों ने पढ़ना है सैलरी चैप्टर के लिए। ऑन अकाउंट ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी, वेयर बाय रीजन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द एसएससी सैलरी बीइंग पेड इन एडवांस और बाय रीजन ऑफ हिज हैविंग रिसीव इन एनी वन फाइनेंशियल ईयर सैलरी फॉर मोर देन 12 months और पेमेंट ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(3), his income is assessed at the rate higher than at which it would otherwise then have been assessed। तो बेसिकली हुआ ये कि मान लो कोई सैलरी को ना एरियर्स मिले हैं, आपको सैलरी के एरियर्स मिले हैं, पिछले सालों के एरियर्स मिले हैं रिवाइज होके, आज सैलरी मिल रही है इस साल में, और इस साल में रेट्स बहुत ज्यादा है, आपकी ऑलरेडी इनकम बहुत ज्यादा है, तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। तो आप गवर्नमेंट से रिलीफ मांग रहे हो कि भाई अगर यही एरियर्स उसी साल मिले होते जिस साल से वो रिलेटेड है तो मुझे टैक्स कम देना पड़ता, आज मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है, तो मुझे उसका रिलीफ चाहिए। तो गवर्नमेंट रिलीफ देती है, गवर्नमेंट क्या देती है? रिलीफ देती है 89(1) में, ठीक है। इसी तरीके से 89(2) में फैमिली पेंशन के लिए भी रिलीफ देती है, जो कि हम अदर सोर्सेज में पढ़ते हैं, फैमिली पेंशन के लिए रिलीफ देती है। अगर इसमें कोई एरियर्स होंगे तो 89(2) सेम तरीका होगा। और 89(3) में यह बात लिखा गया है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन में जो पैसा मिलता है ना, उसका कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लमसम एक साथ बहुत बड़ा पैसा मिल गया तो आपको लगेगा इसमें रिलीफ मिलेगा, तो इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। नो रिलीफ इज अलाउड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है। बस तो 89(1), 2 और 3, 1 पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है। अब 1 के रिलेटेड आपको करना क्या है? रिलीफ निकालना कैसे? बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एरियर्स और एडवांस रिसीव्ड। जिस साल में वो एरियर और एडवांस मिला है ना, मतलब इस साल में करंट प्रीवियस ईयर में मिला होगा, तो इस साल में वो एरियर एडवांस मिला होगा, तो इंक्लूड करके इस साल की इनकम में इंक्लूड करके एरियर एडवांस इंक्लूड करके टैक्स निकालो। स्टेप 2, एक्सक्लूड करके इस साल की इनकम का टैक्स निकालो। स्टेप 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो क्या आया? टैक्स ऑन एरियर्स इस साल का, जो इस साल में मिले। फिर स्टेप 4 क्या करो? कैलकुलेट टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एडवांस और एरियर्स रिलेट्स। जिस ईयर से एडवांस और एरियर्स रिलेटेड करता है, जिस ईयर से वो एडवांस और एरियर्स रिलेटेड है, उस साल की इनकम का टैक्स निकालो, उस साल की इनकम का टैक्स निकालो, इंक्लूडिंग सच एरियर्स एडवांस। स्टेप नंबर 5, एक्सक्लूडिंग सच एरियर एडवांस, टैक्स निकालो। स्टेप नंबर 6, 5 माइनस 6, और स्टेप नंबर 7, स्टेप 3 माइनस स्टेप 6। बच्चों याद तो आ ही गया होगा आपको, टैक्स ऑन एरियर्स ऑफ करंट प्रीवियस ईयर माइनस टैक्स ऑन एरियर्स रिलेटेड टू दैट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर से वो रिलेटेड था, वो वाले एरियर्स के ऊपर जो टैक्स बनता था वो माइनस कर दो करंट प्रीवियस ईयर के एरियर्स के ऊपर टैक्स के अंदर से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना रिलीफ चाहिए। तो ये है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आप लोगों को करने होंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 17(3) बच्चों प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। सेक्शन 17(3) प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, जो कि बुक के अंदर ही दिया होता है मैंने, और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के बारे में यहां पर बुक के अंदर ही दिया होता है। ये रहा। तो बच्चों याद है आपको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी 17(3), टर्मिनल कॉम्पेंसेशन, टर्मिनेट होने पर जो पैसा मिलता है, चाहे वो प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो, रिटायरमेंट हो या रेजिग्नेशन हो, तो जो भी टर्मिनेट होने पर पैसा मिलता है वो अमाउंट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड या अदर फंड, ग्रेचुटी फंड से पैसा मिलता है, उसको छोड़ के, मतलब कोई भी तरह का फंड हो अदर देन दीज, ग्रेचुटी, पेंशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाला यानी रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, पीएफ, पीपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ, एचआरए, इन फंड में से कोई पैसा मिलता है तो इनको छोड़ के बाकी कोई भी फंड हो, जैसे कि यूआरपीएफ, क्या यूआरपीएफ का जो पैसा होगा ना, यूआरपीएफ का जो पैसा होगा वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगा जब रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ठीक है। तो कोई भी फंड हो, इनको फंड को छोड़ के वो अमाउंट प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में काउंट होगा। अच्छा, फिर है पेमेंट मेड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। याद है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा पहले तो एम्प्लॉयर को मिलता है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया, अगर वो जिंदा है और एम्प्लॉय को दे दिया, तो वो अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा और उसको बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। फिर इसके अलावा पॉइंट नंबर 4, कोई भी अमाउंट ड्यू और रिसीव बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन, या तो कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको पैसे मिलने हो या कंपनी खत्म होने के बाद, मतलब जॉब खत्म होने के बाद आपको पैसे मिलने हो, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोलते हैं इसको। और एनी अदर सम रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, कोई भी सम जो एम्प्लॉय को रिसीव होना है फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगा
अगर वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं हो रहा तो वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी होगा। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा होगा कंपनी की तरफ से, एनी अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर विच इज नॉट कवर्ड अंडर द सैलरी एग्रीमेंट, जो सैलरी एग्रीमेंट में कवर्ड नहीं है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो बच्चों याद रखना है 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का, टर्मिनल कॉम्पेंसेशन। दूसरा पॉइंट पेमेंट फ्रॉम पीएफ और अदर फंड्स। नंबर 3 कीमैन इंश्योरेंस। नंबर 4 एनी अमाउंट रिसीव बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और लास्ट पॉइंट एनी अदर सम रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हमारा हो गया लास्ट सेक्शन 17(3). इसके बाद मैंने आपको ये करवाया था लास्ट पॉइंट बच्चों, ये वाला पॉइंट करवाया था आपको क्या कहते हैं, पीएफ के ऊपर। ठीक है, एक अमेंडमेंट जो बताई थी 2020 में अमेंडमेंट आई थी। अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू अकाउंट ऑफ असेसी बाय एम्प्लॉयर इन आरपीएफ इन एनपीएस और एएसएफ एंड इफ दिस क्रॉसेस 7,50,000 देन इट इज फुली टैक्सेबल। तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके एनपीएस स्कीम के अंदर या फिर अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड के अंदर, और वो कंट्रीब्यूशन या फिर आरपीएफ के अंदर 7.5 लाख रुपए से, इन सबको मिला के आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ, इन तीनों का अमाउंट मिला के 7.5 लाख रुपए से ज्यादा बन जाता है जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, तो जो 7.5 लाख से ऊपर वाला अमाउंट होगा वो फुली टैक्सेबल होगा। 7.5 लाख से ऊपर वाला जो अमाउंट होगा वो फुली टैक्सेबल होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट इज एनुअल एक्रीशन। अब वो जो 7.5 लाख से ऊपर वाला अमाउंट है ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी टैक्सेबल होगा, उसी को बोलते हैं एनुअल एक्रीशन। Annual accretion to the balance at the credit of RPF, NPS, ASF, which relates to employer contribution and included in the total income on account of the same exceeds 7,50,000। तो जो 7.5 लाख से ज्यादा वाला अमाउंट है ना, जो ओवर एंड अबव अमाउंट है, उस अबव अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता होगा, एनुअल एक्रीशन कहते हैं उसको, वो इंटरेस्ट भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला दिया होता है, याद होगा आपको, मैं क्वेश्चन करके करवाऊंगा आपको। टीपी टैक्सेबल परक्विजिट इज इक्वल टू PC/2 अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख जो अमाउंट होता है, यानी अगर मान लो 8 लाख कंट्रीब्यूट किया है तो 50,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है, रेट ऑफ, आर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो हम लोग निकालते हैं। और फिर PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। तो PC1 होता है अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख जो पिछले साल का होगा, और TP1 जो पिछले साल का होगा, टैक्सेबल परक्विजिट पिछले साल का, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। जो हम लोग रेट, सॉरी नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस बेसिकली रेट है वो, परसेंटेज जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा 2-3, तो उस क्वेश्चन के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। सैलरी की रिवीजन के लिए आप लोग अच्छे से एक बारी फिर से थ्योरी को रिवाइज करो। जितनी अच्छे से थ्योरी का कंटेंट दिमाग में बिठा लोगे, क्वेश्चन करने, क्वेश्चन आसान है, सिर्फ थ्योरेटिकल पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिठा लो। चाहे आप वीडियो को 2-3 बार आपको सुनना पड़े, हेडफोन लगा लो, 2-3 बार सुनो, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।